सर मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा सीट को देख रहा था उस वक्त कि 3 राउंड में प्रधानमंत्री जी पीछे थे और इतनी कम वोटों से इस बार वो जीते। जीत का अंतर बहुत कम हो गया, ये बड़ी दुखद बात रही होगी। अगर वहाँ पर मुख्यमंत्री जी 2-3 दिन नहीं बैठते जाकर तो शायद रिजल्ट के अंदर गड़बड़। और वहाँ पे अगर आप देखोगे पार्टी ने कितने लोग डिटेल किए थे, कितने थे, क्या था, ना काम तो और कहीं हुआ ही नहीं। तस्वीर बदल कर रख दी पूरे बनारस की। आज बनारस वर्ल्ड क्लास सिटी है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी 3 राउंड में पीछे रहते हैं और तो इसका कम वोटों से जीतते हैं। ये सोचना पड़ेगा ना, संगठन को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपको लगता है कि योगी जी को अंदाजा हो गया था कि बनारस में जो धरती है वो खिसक रही है? योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कुछ तो उनको था, बहुत कुछ उन्होंने किया, जीत हासिल हुई। बॉलीवुड और हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज बनती हैं सेना को लेकर, तो काफी क्या सिमिलैरिटी आपको नजर आती है कि हिंदुस्तानी जो फिल्में बनती हैं उसमें काफी हद तक सच दिखाया जाता है? हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है जी, सेना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उनको देखना है कि जो वो बना रहे हैं वो कैसे सक्सेसफुल हो, कैसे उनके पैसे वापस आए। मैंने ये बात अमिताभ बच्चन को भी कही जब वो मुझे मिले। मैंने कहा कि मेरे मन में एक ही है कि आपने जो फिल्म मेजर साहब की वो मेरे लिहाज से आपका सबसे गंदा रोल। सर जनरल रहते हुए कभी आपको लगा कि उस वक्त की जो यूपीए सरकार थी वो सेना के कई मामलों में लापरवाही बरत रही है, कई खरीद फरोख्त में करप्शन हो रहा है? एक आदर्श घोटाले का मामला था। फिर एक चिट्ठी लिखी थी मैंने प्रधानमंत्री जी को, मनमोहन सिंह जी को। वो चिट्ठी सीक्रेट थी, आर्मी चीफ के द्वारा प्रधानमंत्री को डायरेक्ट लिखी गई, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से वो लीक हो गई। इससे बड़ा देशद्रोह का क्या काम हो सकता है? एक ट्रक जो कि मेरे ख्याल से 10-20 लाख का था, उसको आप 1 करोड़ के अंदर सेनाओं को बेच रहे। सोचिए, और ऐसे 6000 ट्रक सेनाओं को बेचे गए। दूसरी चीज़ है, किसी भी इलेक्शन के अंदर आपको एक कदम आगे रहने की आवश्यकता है। जब आप रिएक्ट करने लगते हैं तब तक नैरेटिव बदल जाता है। आज कांग्रेस का सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर कैसे चीज़ें प्लांट की जाती है, हमसे आगे। तो क्या माना जाए कि जनरल वीके सिंह जो कि अब पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनका राजनीतिक पैकअप हो चुका है? ऐसा कुछ नहीं, राजनीति के अंदर ना पैकअप होता है ना कुछ और होता है। नमस्कार, मेरे शो अनकट विद अनुराग चड्ढा में आपका स्वागत है। आज मेरे शो के मेहमान वो खास व्यक्ति हैं जिनके नाम से पहले लगता है जनरल, और उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब उनके शरीर पर सेना की वर्दी थी तो उस वक्त उनकी आंखों से कोई भी देश का दुश्मन नहीं बचता था, और आज भी देश के प्रति वफादारी और जज्बा उनके अंदर बहुत है। लेकिन आजकल उनका सामना पॉलिटिकल दुश्मनों से बहुत ज्यादा हो रहा है, और पिछले 10 सालों से वो विपक्षी पॉलिटिकल दुश्मन और अपनी ही पार्टियों के पॉलिटिकल दुश्मनों से वो खूब रूबरू हुए, डटकर उनका सामना किया, लेकिन अंत में उन्हीं की पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनके नाम से पहले लगा है जनरल। अब जिसके नाम के आगे नाम से पहले जनरल लगा है वो हार तो कभी मानता नहीं। आज भी वो सिंह इज किंग के नाम से मशहूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनरल वीके सिंह की। जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो बहुत बहुत अनकट विद धन्यवाद अनुराग चड्ढा में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो सर सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जब आप सेना में थे तो उस वक्त कोई भी दुश्मन आपकी निगाह से नहीं बचता था। कुछ ऐसी यादें आप बताइए अपने कार्यकाल की जो आपको सबसे ज़्यादा याद हो आज भी? देखिए, 42 साल बहुत लंबे होते हैं। जी, और एक फ़ौज की ख़ासियत ये है, जो कि बाकी अ, जो प्रोफ़ेशन उसमें मैं नहीं देखता। जी, आप नीचे से शुरू करते हो और आप अलग-अलग पायदान चलते हुए टॉप पे नहीं पहुँचे तो कहीं न कहीं आप पहुँचे। तो आप अ पूरे तरीके से जानते हो कि नीचे क्या दिक्कत है, ऊपर क्या दिक्कत है। 71 की लड़ाई में हिस्सा लिया, जी, उसके बाद श्रीलंका के पवन के अंदर हिस्सा लिया, काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, अल्टीट्यूड में हिस्सा लिया। तो एक बहुत बड़ा कैनवस है, जिसको समेट के रखना जी, बड़ा मुश्किल होता है। बल्कि जब मैंने अपनी किताब भी लिखी तो उसमें ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों पे दिया जो कि मेरे समय में हुई, जिनके बारे में मैं लोगों को बता सकूँ कि मेरा नज़रिया उस टाइम क्या था। मैं ये कहूँ कि अ, जब हम जाते हैं, तजवीज़ बनाते हैं,
पहली गोली फायर करने के बाद तस्वीर बदल जाती है, जी। तस्वीर अलग हो जाती है बिल्कुल ही। और अ, बहुत यादें हैं 71 की, बहुत यादें हैं अ, पवन की, और बहुत यादें हैं अलग-अलग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस की। और मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ को मानकर चलता हूँ कि अगर गोली पर आपका नाम लिखा है तो आप कहीं चले जाओ, पहुँच जाएगी। अगर गोली पे नाम नहीं लिखा है तो कुछ नहीं होगा। मैं 3 बार श्रीलंका के अंदर मैं कहूँगा कि बाल-बाल बचा। कैसे बचा मुझे भी नहीं पता। हुँ। मतलब उस गोली पर आपका नाम नहीं लिखा होगा? हाँ, मैं यानी कि एक एक ऑपरेशन के बाद अपने बटालियन हेडक्वार्टर में पहुँचा जो कि नज़दीक था। जी। वहाँ से मेरी कंपनी, उस समय कंपनी कमांडर था। जी। मिली। मेरी कंपनी वहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर थी। तो हम लोगों ने कहा कि रात को बटालियन हेडक्वार्टर में रुक जाते हैं। एक मन के अंदर एक वो था कि वहाँ पे बहुत कम आदमी छोड़ कर आया हूँ, और हमने एलटीटी के कई लोग धराशायी किए हैं। हुँ। तो वो 25 किलोमीटर दूर अगर कुछ हो गया, वहाँ पे सिर्फ़ 4-5 आदमी ही हैं, तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ ना कर हुँ। पाऊँ। मैंने अपने सीओ साहब को कहा कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, "भई रात को कहाँ जाओगे? खाना वगैरह खा लो।" मैंने कहा, "खाना खाने का मन नहीं कर रहा।" क्योंकि एक फ़िक्र है। हमारे पास एक सिविल बस थी जो हमने ले रखी थी श्रीलंका आर्मी के मार्फ़त। उसके अंदर ज़्यादा लोग उसमें थे, उसके पीछे एक हमारी टूटी हुई सी जीप थी, बिना लाइट की। लाइट-लूइट उसकी काम नहीं करती थी, जी। और वो ताकि ठीक चल सके उसके पीछे एक छोटा ट्रक था। तो एक जगह हम पहुँचे, तो ख़्याल आया कि बड़ी अच्छी जगह है, जहाँ पर एम्बुश लगाया जा सकता है या आईईडी लगाई जा सकती है। और मेरे ख़्याल से उस जगह में हम गए होंगे मेरे ख़्याल से 100 फुट के करीब, जी। और तभी धमाका हुआ, मेरे पीछे वाली गाड़ी उड़ गई। और बाद में जब हमने इंटरसेप्ट वग़ैरह उसकी पकड़ी, तो टारगेट उनका जीप थी। जिसमें आप लेकिन बैठे थे? हाँ, लेकिन वो क्योंकि दूर बैठे थे, वो माइक्रो सेकंड की जो है उसमें देरी हो गई। बच गए उसमें, लेकिन नुकसान हुआ हमारे लोगों हुँ। का। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बार जा रहे थे गाड़ी के अंदर, किसी ने ग्रेनेड फेंके। अब वो अ, एक ग्रेनेड गाड़ी के अंदर आया, उसको हमने बाहर फेंक दिया, बच गए। अगर अगर हड़बड़ा जाते तो शायद शायद कुछ और ही होता। कई ऑपरेशंस में होता है कुछ ना कुछ, जिसको कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को बचाएँ, और खुद को भी बचाएँ, लेकिन अ, ऑफ़िसर होने के नाते एक चीज़ हमेशा जो मन में रहती है जी। कि आपके साथ जो हैं उनका बचाव कैसे करें? क्योंकि एक फ़ोर्सेस की ख़ासियत है, आप अपने जवानों पर पूरा भरोसा करते हैं कि वो आपको कभी नीचे नहीं देखने देंगे, और जवान आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि आप कभी उनको ऐसा काम नहीं देंगे जो आप खुद नहीं कर सकते। ये रिश्ता जो है, जी। एक परिवार की तरह होता है। जनरल साहब आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस गोली पर जिसका नाम लिखा हो, वो कहीं भी चला जाए, वो बच नहीं सकता। लेकिन आप बच गए दुश्मनों की गोलियों से। लेकिन जनरल की गोली पर किस-किस का नाम लिखा था? क्या वो बच गए? या कुछ ऐसे टारगेट रह गए थे, जो आपकी गोली से बच गए, जिन पर गोली आप चला ही नहीं पाए? क्या अफ़सोस रहेगा उन टारगेट का कभी? नहीं देखिए, हर ऑपरेशन के अंदर कोशिश होती है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। जी। और मैं ये कहूँगा कि अ, जब मैं जम्मू और कश्मीर में था, साउथ कश्मीर देखता था, जो कुछ हमने सोचा, वो अगर उस दिन नहीं हुआ, हुँ। तो हमें कोई मलाल नहीं था ज़्यादा। हमने कहा आज नहीं हुआ, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन होगा। और ये एक संतुष्टि रही कि जो चीज़ करनी थी, वो हासिल ज़रूर हुई। देर हो सकती है लग गई हो, लेकिन हासिल ज़रूर हुई। तो मेरा अपना मानना ये है कि हताशा नहीं होनी चाहिए।
एक क्षमता होनी चाहिए, ठीक है, आज नहीं हुआ, आज हो सकता है हम किसी कारण इसके अंदर सफल नहीं हुए, उसके उसके कारणों की आप उसके ऊपर विचार-विमर्श कीजिए, सोचिए उसके बारे में और उस चीज़ को लेके आगे चलिए। तब सकारात्मकता से आपको लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। अच्छा जनरल साहब, हम लोग सेना की हकीकत आप अच्छी तरह से जानते हैं, अंदर क्या होता है, किस तरह से ऑपरेशन चलाए जाते हैं, दुश्मनों का खात्मा कैसे होता है। बॉलीवुड और हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं सेना को लेकर। तो काफ़ी क्या सिमिलैरिटी आपको नज़र आती है कि हिंदुस्तानी जो फ़िल्में बनती हैं, उसमें काफ़ी हद तक सच दिखाया जाता है? देखिए हमारी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, जी। वो सेना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हुँ, उनको देखना है कि जो वो बना रहे हैं, वो कैसे सक्सेसफुल हो, कैसे उनके पैसे वापस आएँ। हुँ, और इसलिए अब ज़्यादातर जो फ़िल्म बनी है हमारी, हुँ, उनको अगर आप देखेंगे, उसमें मसाला ज़्यादा होता है। हुँ, फ़ौज को जिस तरह से दिखाया जाता है, वो भी ऊट-पटांग तरीके से दिखाया जाता है। रिसर्च नहीं की जाती पूरी। हॉलीवुड की जो फ़िल्म बनती है, हुँ, वो रिसर्च करते हैं। अगर यूनिफ़ॉर्म उसको पहनाएँगे, तो पूरी उनको देखेंगे, हुँ, यूनिफ़ॉर्म ठीक है, जिस इलाके से संबंधित है, उसके पूरी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। हमारे यहाँ कई बार हम देखते हैं अ, उसको दिखाया जाएगा कि वो इन्फेंट्री के अंदर है, यहाँ पर लगा होगा एएससी, हुँ। यहाँ पे लगे होंगे मेडल उल्टे। तो ये अ, मेरे ख़्याल से इसमें बहुत अ, इस पे ज़ोर देने की ज़रूरत है। हुँ, कुछ फ़िल्में बनी, जो अच्छी बनी, लक्ष्य ठीक थी। मैं बॉर्डर को भी लक्ष्य के बराबर नहीं मानता। अ, एक नाना पाटेकर की फ़िल्म बनी थी जी। जिसमें आधा हिस्सा उसका तकरीबन फ़ौज के ऊपर था, बड़ा अच्छा था। उसका जो अ, पूरी चीज़ें उसमें दी थी, बिल्कुल सही तरीके से वो दिखाई गई थी। ट्रेनिंग की उसकी किस त क कैसे हुई और बाद का जो भी हिस्सा था अ, वो कमर्शियल था, लेकिन वो असली हालत में हो सकता है उस तरीके से था। तो अच्छी फ़िल्म थी। हमारे यहाँ शायद दिक्कत ये रहती है कि दर्शक भी शायद ये देखता है कि इसमें कुछ मसाला दिखाई दे, हुँ, कोई गाना सुनाई दे, कोई नाच-गाना हो, तो वो फिर फ़िल्म बेकार हो जाती है। हुँ। आप फ़ौज के लिए उसको नहीं बना सकते। वॉर फ़िल्म के अंदर वो नहीं होता है। मतलब जनरल की बॉलीवुड को ये सलाह है कि बाकी विषयों को छोड़कर अगर आपको सेना के ऊपर या देश के स्वाभिमान को लेकर कोई फ़िल्म बनानी है, तो उसको उसमें बेहतर रिसर्च करें, उसको मज़ाक का मज़ाक का एक रिसर्च केंद्र करनी ना बनाएँ। बहुत ज़रूरी है रिसर्च करनी। आप उसको छोड़ नहीं सकते ऐसे क्योंकि उसके बाद एक अलग ही उसका असर होता है। हुँ, लोग बाग फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने ये बात अमिताभ बच्चन को भी कही जब वो मुझे मिले। जी। मैंने कहा कि मेरे मन में एक ही है कि आपने जो फ़िल्म मेजर साहब की, हुँ। वो मेरे लिहाज़ से आपका सबसे गंदा रोल था। जो चौंक गए। बोले क्यों? मैंने कहा उसमें आपने आर्मी ऑफ़िसर बने, लेकिन आर्मी ऑफ़िसर का हुलिया नहीं था आपका। हुँ, उसका कैसे वो बिहेव करता है वो नहीं था। कैसे वो चलता है, कैसे मैंने कहा वो सब चीज़ें नहीं थी। तो एक वो मज़ाक था। हुँ। तो बोले मैं भी उस फ़िल्म को नहीं करना चाहता था। तो मैंने कहा नहीं करनी चाहिए थी वो हुँ। फ़िल्म आपको। तो अमिताभ बच्चन से बात करके क्या लगा कि वाक़ई वो उस फ़िल्म को नहीं करना चाहते थे? नहीं या फिर अरे आपने भई मैं तो उनको उनको एकदम नहीं मैं तो वो उनको बता रहा हूँ डाउन जो कर दिया उन्होंने इस वज़ह मुझे से वो कहा। बोले कि मुझे भी वो रोल पसंद नहीं था, मैं नहीं करना चाहता था। मैंने आगे कूरेदा नहीं कोई कोई फ़ायदा नहीं है। अ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम अपने सैन्य बलों पर कोई फ़िल्म बनाते हैं, हुँ, उसकी रिसर्च बहुत सही रिसर्च और उसके बाद अब जैसे मैं इस फ़िल्म की बात कर रहा था, नाना पाटेकर की जी। प्रहार। प्रहार। ये पहली बार अपनी स्क्रिप्ट लेकर आए तो इनको बेलगाम में आए थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि आप कमांडो विंग में चले जाइए, हमारे यहाँ तो
मराठा लाइट सेंटर में गए थे, तो हमारे पास आए, हमने उनकी स्क्रिप्ट पढ़ी, हमने कहा जी ये नहीं चलेगी, इसको इस तरीके से आप बदलिए। और मैं उनको दाद देता हूँ, हुँ। वापस गए, स्क्रिप्ट बदल कर लाए, दूसरी बार भी हमने उसके अंदर गलतियाँ निकाली, तीसरी बार वो लेकर आए, तब उसके अंदर हम आगे बढ़े। उसके बाद उनके ऊपर कंडीशंस डाली हमने कि जो आपकी टीम है, उसको लेकर आइए आप, उसको हम 2 महीने ट्रेनिंग देंगे, हुँ। ताकि वो चल, बोल और जो कार्रवाई होती है उसी तरह करें जैसे कि एक फ़ौज के अंदर होती है। उन्होंने किया, बल्कि नाना पाटेकर खुद अ, एक 5-6 कमरे का एक होटल था, बंगला टाइप का, जी। उन्होंने लिया। 2 महीने वो रुके वहाँ पर, और उस 2 महीने के अंदर एक उन्होंने सेकंड हैंड स्कूटर भी लिया, उस स्कूटर के ऊपर घूमते थे। हुँ। जहाँ भी कोई चीज़ होती थी जाकर देखते थे कि ये करते क्या हैं? ये शाम को बैठते हैं तो क्या बात करते हैं? तो इसलिए उनका जो अभिनय था उसके अंदर, वो रियलिस्टिक था। देखिए, फ़िल्म के अंदर थोड़ा ड्रामेटाइज़ेशन तो होगा, हुँ। लेकिन उतना नहीं था। और उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट में हमसे पूछा था कि भई अगर ऑफ़िसर आपका छुट्टी चला जाता है, हुँ। तो उसके ऊपर आपका क्या कंट्रोल है? हमने कहा कोई कंट्रोल नहीं है। जब तक वो कोई गड़बड़ ना करे और उसकी कोई रिपोर्ट ना आए, हमारा क्या कंट्रोल है उसके ऊपर? तो जो उसका दूसरा जो पार्ट है ट्रेनिंग को छोड़ने के बाद, एक दूसरा जो उसका पार्ट है, वो कमर्शियल है, और उसमें वो छुट्टी पर है। तो उसमें हमने अपने आँख कान बंद कर लिए थे। लेकिन उस छुट्टी के अंदर भी जो उसका अ अभिनय है, उसके अंदर एक फ़ौजी की अ, जो एक छाया होती है, हुँ। वो ज़रूर थी। सर आम तौर पर जो डायरेक्टर्स या जो एक्टर्स देश को लेकर मूवी बनाते हैं, सेना को लेकर खास तौर पर, तो आप लोग के पास वो आते होंगे जिस तरह से आपने बताया कि प्रहार मूवी के डायरेक्टर्स बहुत आए। कम आते हैं। एमओडी में जाते हैं, उनको कुछ परमिशंस लेनी होती हैं। कई लोग उनको मिल जाते हैं बताने के लिए। हुँ। अ, इ हॉलीवुड के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पर उनको बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं हुँ। जो फ़ौज में रहे हुए हैं। हुँ। क्योंकि एक टाइम था अमेरिका के अंदर जबकि कंस्क्रिप्शन था, सबको जाना ज़रूरी था। तो कहीं न कहीं लोग बाग सही बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब जितने भी हॉलीवुड के एक्टर्स या डायरेक्टर्स होते थे, उन लोगों को सेना के अधिकारियों से मिलना ज़रूरी होता था अगर कोई कोई फ़िल्म उनको बनानी है नहीं, तो। सबको, उनमें से कुछ गए सेना के अंदर, हुँ। कुछ नहीं गए सेना के अंदर, लेकिन उनके यहाँ कोई न कोई होगा, जो कि कभी सैनिक रहा है या कुछ रहा है, तो वो चीज़ें उनको पता चल जाती है, या फिर जाकर वो परमिशन लेकर सेना के बारे में स्टडी करते हैं, क्या हुँ। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे प्रहार के लिए मैंने आपको हुँ। बताया, जब तक ये नहीं होगा तब तक तालमेल नहीं होता है। सर जो सेना है देश का सम्मान है, सभी सेना के इमोशंस सर डायरेक्ट तौर पर जुड़े रहते हैं। तो आपको लगता नहीं सर भारत सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इस संवेदनशील मुद्दे पर जो भी फ़िल्म बनती है सेना को लेकर या जो उनकी इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं उनको लेकर, तो बाकायदा उनकी रिसर्च होनी चाहिए और उनमें कुछ ऐसा नियम होना चाहिए कि भई जो डायरेक्टर मूवी बना रहे हैं उसमें कोई सेना का कोई पूर्व अधिकारी हो ताकि उनको बेहतर तरीके से ब बता सके? अनुराग जी, कानून बहुत हैं, इंस्ट्रक्शंस बहुत हैं, और ये कितनी फॉलो होती हैं, कितना हाँ। इस पर अमल होता है, वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं न कहीं चीज़ कट जाती है, कहीं न कहीं चीज़ अलग हो जाती है, हुँ। कहीं न कहीं मेल-जोल हो जाता है। हुँ। अ, देखिए, सेलिब्रिटी की और ख़ासकर हमारे फ़िल्म सेलिब्रिटीज़ की अपील बहुत होती है, और अगर वो रिक्वेस्ट किसी को करेंगे जी इसको ऐसा कर दें, हुँ। दूसरा आदमी हो सकता है कहे कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? हुँ। ठीक है। लेकिन जनरल वीके सिंह के सामने अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट आती, तो जनरल वीके सिंह शायद नहीं कहते। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा उत्तरदायित्व है, जब मैं सेना में था, सेना के लिए और देश के लिए। हुँ। कोई भी चीज़ जो होती है, उसमें देश के ऊपर किसी को वो नहीं होना चाहिए हुँ। कि ये भई क्या दिखा दिया, ये तो कुछ कुछ नहीं है, या सेनाओं के ऊपर क्या दिखा दिया। तो ये एक ज़रूरी है, अगर आपको चीज़ें ठीक करनी है। मैं एक आपको छोटा-सा उदाहरण देता हूँ।
हमारे यहाँ यूनिट के अंदर कभी किसी की विजिट होती है, तो पूरे इलाके को साफ-सफाई चमका के रखा जाता है। सब लोग उस दिन अच्छी यूनिफ़ॉर्म पहन के खड़े होते हैं। अ, टर्नआउट उनका बढ़िया होता है। वो क्या है? वो अपने यूनिट को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। जो भी विजिटिंग ऑफिसर आता है, उसको दिखाने के लिए और उसको भी इज़्ज़त देने के लिए। देखिए आप बड़े हैं, आप हमारे यहाँ आए हैं, हम आपको इज़्ज़त देते हैं क्योंकि आप हमारे घर में आए हैं। जी, तो हर चीज़ हम अच्छी तरीके से उसको करके दिखाएँगे। इसी तरीके से सेनाएँ भी ये चाहती हैं कि अगर कोई चीज़ हो उनके बारे में, वो भी अच्छी तरीके से दिखाई जाए, क्योंकि उसका फ़र्क देश के ऊपर पड़ता है। ज़ाहिर तौर पर सर अगर मैं मीडिया से हूँ और मीडिया से रिलेटेड कोई मूवी आती है और उसमें कुछ नेगेटिव दिखाया जाता है या जो जो तथ्यों से बिल्कुल परे है, तो मैं भी उसको पसंद नहीं करूँगा। ठीक उसी तरह का रिएक्शन बिल्कुल, सेनाओं में होता होगा, उनके परिवारों में होता होगा। होता है और कई बार जाने-अनजाने के अंदर अ, हमारा मीडिया भूल जाता है कि हम ये जो टीआरपी की और 24 घंटे वाली जो दौड़ है ना, इसके अंदर गफ़लत होनी लाज़मी है और वो गफ़लत से जो है बहुत फ़र्क पड़ता है, परिवारों पे फ़र्क पड़ता है। सेनाओं के मनोबल पर फ़र्क पड़ता है। एक खाई सी बन जाती है। जी, ये मेरा अपना मानना है कि जो भी मीडिया कर्मी हैं, जो भी मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग करते हैं, जो उसके अंदर हैं, जो अ, सेनाओं के बारे में कोई चीज़ छापते हैं, एक बार सोच के छापें। जल्दी की ज़रूरत नहीं है। जी। वो आपने अभी रिपोर्ट नहीं किया, आपने 2 घंटे के बाद कर दिया सोच समझ के, वो ज़्यादा अच्छा है, एक गलत रिपोर्टिंग की। अच्छा जनरल साहब, आप सेना में रहे तो आपने कई सरकारें देखी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी, आपने यूपीए की सरकार भी देखी और उसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि 2014 से 2024 तक आप 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे। तो जो सेना के प्रति सम्मान है, या जो देश के प्रति सम्मान है, उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कांग्रेस बनाम मोदी या पूरी भाजपा? देखिए, एक आम अ, राय है कि यूपीए जो है, उसकी सेना के प्रति थोड़ी कम रुचि, आस्था अ, उनकी देखभाल की मनोवृत्ति थी। जी, भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा रही है और एक आपको उसमें छोटा-सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जी, हमारी वन रैंक वन पेंशन की डिमांड 40 साल पुरानी थी। 40 जस 44 साल से हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि अ, जो सेना के अंदर नहीं रहा है, जिसने जानने की नहीं कोशिश की है, वो समझ नहीं सकता कि सेना के सिस्टम कैसे चलते हैं। अ, उदाहरण के तौर पर एक यूनिट है जिसके अंदर 3 अलग-अलग कास्ट हैं। एक की शायद 2 कंपनी है, एक की 1-1 कंपनी है। अब उसका फ़ास्ट चलेगा, उसी बैच का आदमी एक शायद सिपाही रह जाए 18 साल की सर्विस के बाद, एक शायद सूबेदार बन जाए। अब ये एक चीज़ कई जगह पर है सेना के अंदर। तो वन रैंक वन पेंशन का एक बहुत सिंपल सिद्धांत था। उतनी सर्विस के साथ और उस रैंक के साथ अगर कोई रिटायर होता है, तो चाहे किसी भी आर्म या सर्विस के अंदर वो हो, उनकी पेंशन एक जैसी होनी चाहिए। उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। 44 साल पुरानी डिमांड थी। पूरी किसने की? भारतीय जनता पार्टी और पूरे तरीके से उसको लागू किया। ठीक है, त्रुटियाँ होती हैं क्योंकि अ बहुत बार जब चीज़ें अकाउंट्स और दूसरी चीज़ में जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आती चीज़ें। तो भई ये तो दोनों एक ही बैच के थे, एक कैसे हुँ, सीनियर बन गया, एक कैसे जूनियर बन गया। क्योंकि सिविल के अंदर नहीं होता है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं होता है, प्रशासन में नहीं होता है। तो उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी कुछ उसमें जैसे कुछ कमियाँ हैं, वो सरकार पूरी करेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लगाव की जो बात है, जो ध्यान देने की बात है, वो एनडीए का ज़्यादा रहा है, यूपीए का।
कम रहा। सर ऐसे कौन से 5 काम जो यूपीए सरकार में सेना में नहीं किए गए और ऐसे कौन से 5 काम जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए सेना को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया वन रैंक वन पेंशन जी, का। दूसरा है सीडीएस का। जी, सीडीएस की भी बहुत पुरानी डिमांड थी। सीडीएस उनके टाइम में आ गया। जी, तीसरा है आत्मनिर्भरता पर जोर देने का। आत्मनिर्भरता की बात सबने की। हुँ, मैं ये नहीं कहता कि बात नहीं की। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी बात की। लेकिन उसको ज़ोर देकर उसको अमल में अच्छी तरह से लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। इसी तरीके से अगर हम देखें कि सेनाओं की तैयारी और सेनाओं के सामान, बहुत सालों तक हमारे पास बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं थी। हुँ, एक कंपनी हिंदुस्तान में बनाती थी, जी। हम उससे नहीं लेते थे। अलग-अलग टेंडर चलते थे, आई नहीं। 14 के बाद वो कमी पूरी की गई। बहुत बड़ी बात है। मतलब आपका ये कहना है कि जो देश के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट कंपनी बनाती थी, उससे जैकेट इसलिए नहीं ली जाती थी ताकि कुछ कमीशन का खेल ना खेला जा पता सके? नहीं जो भी है नहीं, आपका उसका इशारा तो यही लग रहा है सर मुझे। नहीं, 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 मेरा कोई इशारा नहीं है। मैं मैं मेरे मेरी बात को आप दूसरे तरीके से मत लीजिए। वो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, उसकी बुलेट प्रूफ वेस्ट विदेश में जाती हैं। हुँ, हमारे यहाँ उसको लेने को तैयार नहीं थे। अब ये शायद ग्रेटर नोएडा में कंपनी है शायद तो मेरे ख्याल से, नहीं कानपुर में है कानपुर शायद, की। अच्छा, कानपुर में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तब आप आत्मनिर्भर भी नहीं बनेंगे, आपको जो चीज़ें चाहिए, वो पूरी भी नहीं होंगी और हर चीज़ को ठीक करने के लिए चीज़ जो है उस सरकार के अंदर रुचि होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जितनी रुचि यूपीए में थी, जी। उससे ज़्यादा एनडीए के अंदर। सर जनरल रहते हुए कभी आपको लगा कि उस वक़्त की जो यूपीए सरकार थी, वो सेना के कई मामलों में लापरवाही बरत रही है, कई खरीद-फरोख्त में करप्शन हो रहा है, कभी ऐसा मन में एहसास हुआ? कभी नज़र गई उन चीज़ों पर? और बहुत चीज़ों का एहसास हुआ जी, और आपको 2 मामले मैं बताता हूँ जो कि आए उस समय पर। अ, एक टाटा ट्रक का मामला था, जी, उसके बाद अ, एक आदर्श घोटाले का मामला था। फिर एक चिट्ठी लिखी थी मैंने प्रधानमंत्री जी को, मनमोहन सिंह जी को, कि हमारे पास हमारी अ, संग्राम क्षमता के अंदर कुछ कमी है। ये कम है, ये कम है, ये कम है। वो चिट्ठी लीक कर दी गई। और मैं संग्राम क्षमता सर थोड़ा-सा यानी कि आपके पास जो साज़ो-सामान है, साँचो-साँच। आप जिनसे लड़ना चाहते हैं, जो हुँ, आपको लड़ाई के लिए ज़रूरी है, हुँ, चाहे वो हथियार हो, चाहे उसका एम्यूनेशन हो या उसके साथ लगती हुई और दूसरी चीज़ें हों। हुँ। वो चिट्ठी सीक्रेट थी, आर्मी चीफ के द्वारा प्रधानमंत्री को डायरेक्ट लिखी गई, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से वो लीक हो गई। इससे बड़ा देशद्रोह का क्या काम हो सकता है? हुँ, भई आपने तो जो चीज़ जिसका शायद जो दुश्मन देश देश की अनुमान लगाते हैं हाँ, कि भई जो ये क्या होना है, क्या नहीं होना, जिनको पता नहीं है, उनको पता चल गया अरे ये तो सब कुछ इनके पास खाली है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इसी तरह टाटरा का मामला था, बहुत बड़ी चीज़ थी। अ, एक चीज़ जो कि जैसे मायापुरी के अंदर गाड़ी डिस्कार्ड होती है ना, जी, जी। उस तरीके से किसी ने वो डिस्कार्डेड ट्रक उठाए, उनके अंदर उसको थोड़ा-सा ठीक कराया, रीपेंट कराया और उसको बेमल को बेच दिया। हुँ। बेमल ने अपनी मोहर लगा दी, असेंबल किया और कहा जी ये हमने बनाया। इसको लेके भी आपने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी? इसके ऊपर तो काफ़ी कुछ हुआ हाँ, और एक ट्रक जो कि मेरे ख़्याल से 10-20 लाख का था, जी। उसको आप 1 करोड़ के अंदर सेनाओं को बेच देते। हुँ। अब सोचिए और ऐसे 6000 ट्रक सेनाओं को बेचे गए।
तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने 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 पैसे बनते हैं। लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, अ, कोई उसकी अ, क्या हो रहा है उसके बारे में जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। तो ये जो चीज़ें खलती हैं। जनरल साहब, जो आपने चिट्ठी लिखी, आपने उस चिट्ठी का ज़िक्र किया, जिसमें आपने सेना के साथ जो समान संग्राम क्षमता के बारे में लिखा। क्या आपको अंदाज़ा था कि जो सेना के जिस लीकेज की कहानी आप अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं, वो चिट्ठी लीक भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। देखिए एक बहुत सिंपल सिस्टम है पूरे सरकार के अंदर हाँ। जिसको सेना भी फ़ॉलो करती है। सीक्रेट का मतलब उसको एक हैंडल करने का एक तरीका है। हुँ, 2 लिफ़ाफ़ों में बंद होकर जाएगी, वहाँ पे एक खोला जाएगा, उसकी रिसीट आएगी, हाँ जी, मिल गया है। वो आप रिसीट फ़ाइल करके रखेंगे कि जी हमने ये चिट्ठी भेजी थी उस कार्यालय में, ये उनसे रिसीट आ गई है। हुँ, वहाँ पर उसको ज़ ज़रूरी है कि उसकी एंट्री हो एक उसके अंदर और उसको एक अलग फ़ाइल के अंदर लॉकर की के अंदर रखा जाए। हुँ, तो हम तो सोच ही नहीं सकते कि हुँ, ऐसे सीक्रेट चिट्ठी कभी लीक हो सकती है। और उसके बाद जब हल्ला हुआ मीडिया के अंदर, हुँ, तब एक एक्सक्यूज़ दी गई जिसको बच्चा भी नहीं मानेगा। हुँ। ये जी हमारे कोई जूनियर ब्यूरोक्रेट था, उससे गलती से निकल गई। मान सकते हो? एज़ अ जनरल रहते हुए कितनी टॉप सीक्रेट चिट्ठी आपने सरकार को लिखी? समय-समय पर आप लिखते रहते हैं, अलग-अलग चीज़ों के लिए और अलग-अलग विषयों के ऊपर। ये रेगुलर नहीं है। हाँ। जब कोई चीज़ होती है, जिसके बारे में आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं और वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो आम तौर पर वो क्लासिफ़ाइड सर, होती है। आज भी संसाधन कहाँ के कहाँ पहुँच चुके हैं, कम्युनिकेशन का लेवल बहुत ऊपर पहुँच चुका है। क्या आज भी सेना में टॉप सीक्रेट जो है चिट्ठी लिखने की परंपरा है आज भी? नहीं, नहीं, वो परंपरा तो एक हाँ, कोई ये थोड़ी है कि वो परंपरा मेरे टाइम ही थी। जी। वो तो परंपरा है। हर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उसके ऊपर इतना विश्वास किया जाता है कि वो अपने अ, एक ये कहना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम को कवर करके रखे कि ये है, तो उसका उसी हिसाब से वो अपने रक्षा मंत्री को बताते हैं, उनका उसी हिसाब से वो प्रधानमंत्री को बताते हैं हुँ, क्योंकि जो भी डिसीज़न होगा सेनाओं को इस्तेमाल करने हुँ, का, वो पॉलिटिकल डिसीज़न होगा। सेनाएँ अपने आप नहीं ड द कहेंगे कि आज ये हम लड़ाई कर रहे हैं जाकर, हुँ। ऐसे नहीं होता है। ये पूरे देश का मामला है, तो आप अगर उनको बता के नहीं रखेंगे, तो ठीक नहीं होगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। अ, हमारे यहाँ जब से एक कि ऑफ़िसर और जवान दोनों को राशन मिलेगा। पहले जब हम आए थे फ़ौज के अंदर उस समय ऑफ़िसर्स का राशन फ्री नहीं था। जी। आपका फ्री राशन तब था जब आप फ़ील्ड एरिया में जाते थे क्योंकि वहाँ पे खरीदने का कोई साधन नहीं था। एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने कहा कि ये बहुत इसमें खिचपिच रहती है, ये सबके लिए बराबर कर दो। पीस पीस में फ़ील्ड में जहाँ भी जाते हैं, राशन सबका एक जैसा होगा। राशन के स्केल अलग-अलग थे। जवान के लिए अंडे इतने आएँगे, मीट इतना आएगा, सब्ज़ी इतनी आएगी, दूध इतना आएगा, अफ़सर के लिए ये आएगा। तो मैं एंथोनी साहब के पास गया, मैंने कहा जी एक मेरी आपसे गुज़ारिश है, ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्या फ़र्क है? हम एक ही वर्दी पहनते हैं, ठीक है? मैंने रैंक लगा रखा है, जी। लड़ाई तो हम इकट्ठे ही करते हैं, मेहनत भी हम इकट्ठे ही बैठ के करते हैं, तो ये क्यों कि एक को एक तबके को घी ज़्यादा मिलेगा या मीट ज़्यादा मिलेगा या अंडे ज़्यादा मिलेंगे, दूसरे को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, "बिल्कुल ठीक बात है आपकी।" बोले, "मुझे तो पता ही नहीं था।" हुँ, तो इस मामले में मैं ये कहूँगा कि एंथनी साहब जहाँ पे जवानों के वेलफेयर की कोई बात होती थी, वो बहुत उसको सीरियसली लेते थे। तो उन्होंने कहा, "आप चिट्ठी लिख दीजिए खटाखट और इसको हम ठीक कराएँगे।" अब चली गई ब्यूरोक्रेसी शुरू हो गई, यानी कि 3-4 महीने तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। पता किया जो पता चला कि कोई महकमा एमओडी से पूछ रहा है कि भई इन इस सब की कैलोरीफिक वैल्यू निकालो और उसके बाद उसके बाद देखेंगे कि स्केल क्या होना चाहिए। मैं फिर उनके पास दोबारा गया। मैं कहा
ये बच्चे वाली बात चल रही है, इसके अंदर कितना खर्चा है? हुँ। कुछ भी नहीं है। दोनों को आप बराबर कर दीजिए, सब लोग खुश रहेंगे, उनके लिए सबके लिए बराबर चीज़ होगी। हमारे अंदर अंतर क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो भी किया और वो राशन का स्केल एक जैसा हो गया। और मैं सोचता हूँ कि अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, किसी को लगना चाहिए कि जवान कहे जी वो उनको ज़्यादा मिलता है, मुझे कम मिलता है। एक दिन वो स्थिति आ सकती है। हुँ। आज शायद वो सवाल नहीं करता है, या मैं मेहनत करता हूँ, वो उतनी मेहनत नहीं करते हैं। सवाल तो ये चीज़ ख़त्म करा दी, और इस मामले में एंथनी साहब का पूरा सपोर्ट मिला, और भी कई चीज़ों के अंदर उनका बहुत सपोर्ट मिला, जहाँ पे जवानों के वेलफेयर की बात। क्या उस समय का जनरल वीके सिंह अपने देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात कर सकता था? या कभी करने की कोशिश की तो क्या रिस्पॉन्स प्रधानमंत्री कार्यालय का मिलता था? देखिए, प्रधानमंत्री से आप हमेशा बात नहीं करते हैं। कई मौके आते हैं जब आप अगर बहुत ज़रूरी होता है उनको बताना, तो आप रक्षा मंत्री से बोलकर जाते हैं, प्रधानमंत्री से भी बात करते हैं, उनको भी बताते हैं, या अगर उनको लगता है हुँ। कि किसी एक सेनाध्यक्ष को बुलाना है, तो उसको बुलाकर उसके साथ बात कर सकते कभी हैं। ऐसा हुआ? हुआ है। रिस्पॉन्स देते थे मनमोहन सिंह जी सेना की हर चीज़ पर? देखिए, मनमोहन सिंह जी बहुत ज़्यादा बुलाते नहीं थे। 1-2 बार ऐसा हुआ जबकि उन्होंने कोई चीज़ पूछनी चाहिए, ताकि वो बता दी। सेनाध्यक्ष रहते हुए कभी मोदी जी से आपकी बात हुई? नहीं, मोदी जी से मेरी पहली बात हुई 2013 के अंदर, रिटायरमेंट के बाद। जी। उससे पहले कोई आपकी बात नहीं हुई मोदी जी से? उससे पहले कभी नहीं बात मोदी जी हुई। का नाम तो बहुत सुनते होंगे लेकिन? नहीं, नाम तो देखिए सब उस देखिए एक एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, हम लोग पुराने स्कूल के फौजी हैं, जी। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि भई अ, पॉलिटिक्स इज़ नॉट समथिंग टू बी डिस्कस्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस। आप सुन रहे हैं, हो रहा है, लेकिन उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। जी। हम अपना काम करते हैं, अपने लिए तैयारी करते हैं, अपना सब कुछ ठीक करके रखते हैं। क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, उससे हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही काम है, देश की सीमाओं की रक्षा करनी, देशवासियों को बचा कर रखना। उसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं आती है। जी। तो अलग-अलग जगह सब कुछ चलता रहा, आप भी अखबार पढ़ते हैं, आप भी टीवी देखते हैं, ठीक है। लेकिन कभी मिलने का मौका नहीं मिला, और पहली बार मिला मौका जबकि हम एक एक्स सर्विसमैन रैली की तैयारी कर रहे थे रेवाड़ी के अंदर। जी। तब मैं उनसे जाकर मिला कि भई आपकी क्या अपेक्षा है? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस तरीके से हो, और अगर आप इसके अंदर कुछ और तरीके से सोचते हैं इसको, तो वो बता दीजिए, हम उसी हिसाब से फिर उसको करें। और वहाँ पर एक चीज़ जो जब उनके साथ बातचीत हुई, और अ, रैली के बाद और भी जी। कई चीज़ों पे बात हुई। 2 चीज़ बहुत मुझे उनके बारे में जिसका बहुत मैं प्रभावित हुआ। जी। एक दूरदर्शिता है, और दूसरा विस्तृत सोच है। उस टाइम वो तैयारी कर रहे थे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, 2013 में। उससे पहले से शुरू थी। तो ऐसे ही उन्होंने ज़िक्र किया कि मैं दुनिया की सबसे ऊँची एक मूर्ति बनाना चाहता हूँ, सरदार पटेल की। तो मैंने कहा जी कितनी ऊँची? उन्होंने कहा दुनिया में सबसे ऊँची। हुँ। फिर उन्होंने कहा और इसके लिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को इकट्ठा किया, मैंने टीम भेजी हुई है, जो देश के हर गाँव से उस गाँव की मिट्टी और उस गाँव से थोड़ा लोहा लेकर आएँगी, जो उस मूर्ति के अंदर जाएगा। कभी सोचिए आप, हुँ। कितने लोगों की ऐसी सोच होगी? पूरे देश के गाँवों की मिट्टी और पूरे देश के गाँवों से लोहा। लोहा, और दुनिया में सबसे ऊँची मूर्ति। और आज आप देखिए कितने टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। ये इसका बड़ा एक मेरे मन पर प्रभाव पड़ा कि एक आदमी है जिसकी सोच इतनी बड़ी है।
अच्छा, वीके सिंह जी, आमतौर पर जो सेना के अधिकारी होते हैं या सेना में जो लोग होते हैं, वो पॉलिटिक्स से हेट करते हैं, ऐसा कहा जाता है। बाकी गारंटी तौर पर नहीं कह सकता मैं, नहीं, हेट नहीं करते, उसमें इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट नहीं लेते। लेते। और लेकिन हेट और इंटरेस्ट के अंदर फ़र्क है। आमतौर पर पॉलिटिशियंस के जो डिसीजन होते हैं, वो आम आदमी को पसंद नहीं आते और सेना वालों को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आते। तो लेकिन जो सेना की वर्दी जिसकी शान थी, जो सेना की वर्दी को पसंद करता था जनरल वीके सिंह, उसे खादी क्यों पसंद आ गई? नहीं, खादी पसंद की बात नहीं है। मैं देखिए रिटायरमेंट के बाद एक सवाल मन के अंदर था, क्या करूँ? बल्कि रिटायरमेंट होने से पहले दिमाग के अंदर घूम रहा था, भई रिटायर हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? एक बहुत सीधा-साधा विकल्प था, जैसे पुराने करते हैं वैसे करो। सब जगह पुरानी फाइल देखी हुँ, जाती है ना। हुँ। आप सरकार के किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ तो पुरानी फाइल निकाल के लाना, भई उसके अंदर उत्तर होगा। तो उसमें ये था कि जैसे पहले करते आए आप करिए, सुबह गोल्फ खेलिए, अ, शाम को कहीं वार्तालाप के लिए चले जाइए, क्लब-क्लुब किसी में चले जाइए, दिन में गलतियाँ निकालते रहिए सबकी। हुँ, बहुत अच्छी ज़िंदगी है रिटायरमेंट की। पर एक हो सकता है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा था वहाँ से ये दिमाग के अंदर घुसा हुआ था कि कुछ काम करना है। 42 साल आपने समाज से उनका कहिए कि प्यार लिया, उनका उनसे सम्मान लिया हुँ। और अब मेरे मन में ये था कि अब टाइम उनको देने का है। तो मैं रिटायरमेंट के बाद 2012 के अंदर किसानों के साथ जुड़ गया। अपने उत्तर प्रदेश के अ, वीएम सिंह हैं, उनके साथ जुड़ा। गन्ना किसानों के लिए बहुत हुँ। काम करते हैं और साथ-साथ फिर मैं और किसान संगठनों के साथ अन्ना जुड़ा। आंदोलन में आप जुड़े रहे। नहीं, अन्ना आंदोलन में हम नहीं जुड़े। मैं सिर्फ़ अन्ना जी का जो अनशन था, अन्ना जी ने मैसेज भेजा था कि आप हमारा अनशन तोड़वाइए। मैं उनको जूस पिलाने के लिए गया था। मैं उस आंदोलन के अंदर हिस्सा नहीं था। केवल एक ही दिन गए थे उस आंदोलन में आप? हाँ, मैं उस आंदोलन का हिस्सा था ही नहीं। जी। वो आंदोलन के बारे में कभी और आपको और तफ़सील में बात करेंगे। तो उसके बाद मैं किसानों के साथ जुड़ गया, बाकी अ जो है युवा वर्ग के साथ जुड़ गया। 2012 के अंत में निर्भया का कांड हुआ, फिर हुँ, युवाओं के साथ जुड़ गया और लोगों के साथ जुड़ा। और उस टाइम पर एक मन के अंदर विचार आया कि देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अन्ना के कंधों पर चढ़कर आए थे और उनको धक्का देकर चले गए। वो भी फ़ौजी हैं। हुँ। तो मेरे मन के अंदर एक चीज़ थी कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि अन्ना जी दोबारा उस स्तर पे आ जाएँ, जो कि वो 2012 के अंदर जुलाई तक थे। मैं उनके पास गया। तब तक एक सेवा करने के लिए, बाकी चीज़ें करने के लिए एक हमने एक संगठन बनाया था जनतंत्र मोर्चा। उनको जाके मैंने निवेदन किया कि भई आप भी फ़ौजी हैं, मैं भी फ़ौजी हूँ, मेरी ये इच्छा है। उनका जनरल साहब ये कैसे करेंगे? मैंने एक उनको रूपरेखा दी कि हम पूरे भारत की यात्रा करेंगे। पैदल नहीं करेंगे क्योंकि आप चल नहीं सकते हैं, लेकिन हम भारत की यात्रा करेंगे। जितनी जगह ज़्यादा जा सकते हैं वहाँ जाएँगे, अपनी बात कहेंगे, लोगों को बताएँगे। तो बोले मुझे क्या कहना है? मैंने कहा आप करप्शन के बारे में बात करते हैं, आप करप्शन के बारे में बात करिएगा और मैं व्यवस्था परिवर्तन के बारे में बात क्योंकि मेरा अपना मानना था कि जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक देश में परिवर्तन नहीं। जी। आज भी थानेदार वही है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में था, कार्रवाई भी वही है। आज भी हमारे पास कलेक्टर होता है, बहुत से कलेक्टर तो अपने आप को उसी स्तर पे मानते हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में थे। हुँ। तो ये चीज़ें जब तक हम इसके अंदर बदलाव नहीं आएगा, तब तक कैसे चीज़ें बदलेंगी? तो मेरे मन में था कि व्यवस्था परिवर्तन के बारे में लोगों को सजग करना चाहिए। तो उन्होंने बात मान ली। 2013 के अंदर हमने जलियांवाला बाग से यात्रा शुरू की। पंजाब किया, हिमाचल किया, उत्तराखंड किया, उत्तर प्रदेश किया, राजस्थान किया, मध्य प्रदेश किया और आधा बिहार किया। उसके बाद अन्ना बीमार हो गए। लंबी बीमारी चली जी। उनकी जब तक वो जब आए वापस तो उन्होंने कहा मेरे को यात्रा नहीं करनी। मैं तो
लोकपाल बिल के लिए अनशन करूँगा। ठीक है, आप करिए, आपका साथ देंगे। और 2013 में वो बिल पास हो गया। जब पास हो गया तो मैंने कहा मेरा काम पूरा हो गया। आप अब वहाँ पर हो जहाँ पर आप 2012 में थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या करोगे? मैंने कहा जी मैं बड़े असमंजस में हूँ, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के अंदर एक चीज़ जो मैं लोगों को बोलता था कि उन लोगों को राजनीति में आना चाहिए जो कभी राजनीति में रहे नहीं। और उसका कारण ये है कि जब तक राजनीति के अंदर फ्रेशनेस नहीं आएगी, तब तक हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन सर राजनीतिक लोग ये समझते हैं कि जब नॉन पॉलिटिशियन आदमी राजनीति में जाता है, तो आप लोग उनके हक पर डाका डाल लेते हैं। वो बरसों से राजनीति कर रहे हैं और अचानक कोई नहीं, पैराशूट वही से दिक्कत व्यक्ति है। आता है और उनका सब कुछ लूट के ले जाता है। राजनीति प्रोफ़ेशन नहीं है। हाँ। जिस दिन हमने राजनीति को प्रोफ़ेशन समझ लिया, उस दिन सब कुछ गड़बड़ शुरू हो जाएगी। और देश की अ, ये कहिए कि दिक्कत यही है। मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ। एक बार जनरल गेप जो कि वियतनाम के पहले हेड बने थे, हुँ। वो भारत यात्रा पर आए थे और बाकी लोग थे वहाँ पर। उन्होंने पूछा कि लाइन्ड अप थे, "आप क्या करते हो?" कि मैं पॉलिटिशियन हूँ। "नहीं, करते क्या हो?" तो उसका कुछ नहीं, कि मैं तो पॉलिटिशियन हूँ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने पूछा कि भई जब इन्होंने काम अपनी ज़िंदगी में और कोई नहीं किया, तो ये पॉलिटिक्स के अंदर देश और समाज के लिए क्या काम करेंगे? तो ये हक की बात नहीं है। ये यही एक विकृति आ गई है। तो लोगों ने कहना शुरू किया जी ऐसा है, अब हमको क्यों कह रहे हो? पहले उस दलदल में आप जाके दिखाओ ना। तो करते-करते वो स्थिति हो गई कि अ, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ आने लगीं अन्ना कैंशन के बाद से। उसमें ज़्यादातर प्रादेशिक रीजनल पार्टीज़ थीं। हुँ। रीजनल पार्टीज़ के साथ अ, विचार थोड़ा मिलता नहीं, क्योंकि सेना में रहने के बाद जब आप पूरी दुनिया के बारे में सोचते हो अ, तो आप कहीं पे सीमित नहीं रह सकते। वीके सिंह जी का यह मानना है कि राजनीति में पॉलिटिशियंस के अलावा प्रोफेशनल आने चाहिए। लेकिन सर फिर योगी जी का, मोदी जी का, राहुल गांधी, अखिलेश यादव का क्या होगा? ये तो पुराने राजनीतिज्ञ हैं। आप देखिए, इन्हीं की एंट्री आप ऐसा बैन ऐसा कर है देंगे राजनीति में अगर? ऐसा है कि आप जब तक कोई काम नहीं करेंगे, जी। तो आप कैसे समझेंगे? और इसीलिए विकृति तभी आती है, जब आप सोचते हैं कि ये दुनिया जो है सिर्फ़ पॉलिटिक्स के अंदर ही सीमित है। ऐसा नहीं है। आपको उनकी भी बात समझनी पड़ेगी। नहीं तो होता क्या है, अच्छा हाँ भई काम हो जाएगा तुम्हारा, कोई कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद बैठ गए। काम हुआ कि नहीं हुआ आपको पता ही नहीं है। उसकी दिक्कत क्या है, जी। वो तब तक वो ठीक है जब तक वो वोट दे रहा है। अब ये अगर आप किसी भी प्रोफ़ेशन से निकल कर आते हैं, हुँ। तो आपने एक अलग दुनिया देखी है। वो जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ आता है और आप उसको लेकर आगे चल सकते हो कि उसको कैसे आगे करना है, ठीक है, गलत है, जो भी है। और आपकी मानसिकता देखिए क्या होता क्या है, तो एक कार्यकर्ता जो है, वो नीचे से जो शुरू करता है उसके कुछ प्रतिद्वंदी होते हैं। वो सोचता है कि कैसे मेरे को आगे जाना चाहिए, किसी की टाँग खींचता है, किसी के सिर के ऊपर से कूद के ऊपर बढ़ता हुँ। है, एक पद मिलता है। फिर आगे बढ़ने के लिए उसको यही करना पड़ता है और कहीं न कहीं उसके सिस्टम के अंदर ये बैठ जाता है कि मुझे थोड़ा कुटिल होना चाहिए, मुझे थोड़ी लोगों को आपस में लड़ा देना चाहिए ताकि मैं निकल जाऊँ। ये मनोवृत्ति हो जाती है। आप किसी प्रोफ़ेशन में अगर हैं, तो इतनी ज़्यादा चीज़ वहाँ पे नहीं होती है। आज मैं ये कहूँ कि ये पॉलिटिकल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, कुछ पॉलिटिक्स हर जगह होती है, हर ऑफ़िस में होती है, हर जगह होती है। लेकिन अ, आप इस तरीके से नहीं पलते-बनते, आप फिर भी आपको पता है कि हाँ, ये प्रोफ़ेशन है, इसमें मैं इस तरीके से मेरी
आय है, ये फिक्स वो है, ये मेरे खर्चे हैं। पॉलिटिक्स में चीज़ अलग हो जाती है। आपको टारगेट दिए गए हैं, आपको टारगेट मीट करने हैं। आप हर एक आदमी तो धनाढ्य नहीं होता है, हुँ, कहाँ से पैसे लाएगा वो? तो कहीं न कहीं एक तरह से इसका एक दुष्प्रभाव पड़ता है और इसके अंदर, इस सोच के अंदर अगर आप कुछ लोगों को लेंगे, जिनका पॉलिटिक्स से कोई सरोकार नहीं रहा, मुझे लगता है कि अच्छाई होगी। सिस्टम के अंदर कुछ न कुछ अच्छा होगा। हुँ। तो ये मेरा विचार था उस टाइम पर। पॉलिटिक्स में जाने का विचार नहीं था। वो तो जब लोग बागों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया, पहले आप जाके दिखाइए इस दलदल में। मैं कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ बुलाने लगीं और फिर अ, अलग-अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मिलाप हुआ और मुझे आपको लग सीधे मोदी जी ने बुलाया या भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बुलाया बीजेपी जॉइन करने के लिए? नहीं, बहुत लोग थे, अलग-अलग संगठनों से और फिर मुझे लगा कि जो मैं चाह रहा हूँ, अगर पॉलिटिक्स के अंदर, हुँ, तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी विचारधारा राष्ट्रीयता की है, राष्ट्र सर्वोपरि की। ऐसा नहीं है कि दूसरों की नहीं है, लेकिन शायद इस पार्टी के अंदर ये ज़्यादा प्रबल है। अ, कांग्रेस के साथ मैंने आपको बताया, यूपीए के हुँ। साथ मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं था। बाकी सब प्रादेशिक रीजनल पार्टीज़ थी। कम्युनिस्ट पार्टी को मैं नेशनल पार्टी नहीं मानता। वो हुँ, उनका दौर खत्म हो गया। उनकी सोच अभी भी अ, जिस सोच विचार से वो करते हैं, कई बार वो देश के लिए ठीक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में आया और फिर मुझे बोला गया कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। कभी ज़िंदगी में चुनाव लड़े ही नहीं है, तो एक अपने आप के अंदर एक और चुनौती थी। ख़ैर एक दिन अलग-अलग जगह के बारे में बातचीत हुई और एक दिन होलिका दहन वाले दिन अ, रात को घंटी बजी, फ़ोन की और दूसरी तरफ जो भी थे उन्होंने कहा, "मोदी जी आपसे बात करेंगे।" जी। मोदी जी ने कहा, हम सब ने फैसला किया कि आप गाज़ियाबाद से लड़ेंगे।" मैं कुछ सेकंड तो बोला नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि गाज़ियाबाद जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा, "पर मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं गाज़ियाबाद।" हुँ। उन्होंने कहा, "देखिए, फैसला हो चुका है।" मैंने कहा, "ठीक है, मैं जाकर देख के आपके आता मन हूँ।" में ये बात नहीं आई कि जिस जगह से आपको चुनाव लड़ाने की बात चल रही है, वहाँ से राजनाथ सिंह जैसा बड़ा नाम सांसद था और राजनाथ सिंह का टिकट कटेगा, आपको टिकट मिलेगा, राजनाथ सिंह आपसे नाराज़ तो नहीं हो जाएँगे? नहीं, नहीं, ये नहीं, बात ऐसा नहीं नहीं। आई आपके दिमाग में? वो या ऊपर सब कुछ सेट था? वो कुछ था पता कि यानी कि जिस तरह चीज़ें चल रही थी, जी। तो ये पता था कि राजनाथ सिंह जी अपनी सीट लखनऊ बदलना जाएँगे। चाहते हैं। लखनऊ अपनी सीट बदलना चाहते हैं। बल्कि एक बार उन्होंने मुझे कहा भी था कि आप गाज़ियाबाद क्यों नहीं सोचते? मैंने कहा, "जी, गाज़ियाबाद का मैं ज़्यादा जानता नहीं।" जी। तो अब जब आ गया, तो वही है कि भई आपने फौजी को कहा कि भई ये करना पड़ेगा, तो फौजी करेगा उसको। एक लोगों का प्यार मिला, अ, लोगों ने सम्मान किया और जो मुझे लगता है कि सेनाध्यक्ष की छवि का अ, जो सम्मान हुआ, तो मोदी जी के बाद दूसरी बड़े अंतर की जीत मेरी थी। जी। जब आप गाज़ियाबाद गए चुनाव लड़ने, एक अच्छे प्रोफ़ेशनल थे, सेना के बड़े अधिकारी अधिकारी रह चुके थे, जनरल रह चुके थे। लेकिन जो राजनीति के मठाधीश थे गाज़ियाबाद के, क्या उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया, पसंद किया? मेरे ख़्याल से नहीं किया। काले झंडे भी देखने को मिले। जी। वो आते टाइम मैं किसी से मज़ाक कर रहा था, मैंने कहा जब मैं सेना में था तो किसी की हिम्मत नहीं थी काला झंडा दिखा दे। लेकिन अब दूसरे उसमें आ गए, तब काला झंडा भी देखना पड़ा हुँ। और उस समय जनरल के हाथ में बंदूक होती थी, अब झंडा है बीजेपी का। नहीं पर ऐसा ना देखिए 12 के अ, मई एंड के अंदर रिटायर हुआ था। तब से लेके आप 14 के तरफ आ जाइए, तो बहुत टाइम हो गया था जिसमें मैं अलग-अलग जगह घूमा हुँ। अ, अन्ना जी को लेके यात्रा की, अलग-अलग तरह के तो एक वो जो
फौज की एक रूढ़िवादी जो एक छवि है, वो कहीं न कहीं जा चुकी थी। जी। अ, पहली बार आप जब जाते हैं, आप देखते हैं सिस्टम तो बिल्कुल अलग है। कोई भी आके आपके कंधे पे हाथ रख सकता है, "अरे हुँ। भैया कैसे हो?" तो अच्छा, अब आप सोचते हो कि अच्छा ठीक है भई, शायद यही एक वो है यही राजनीति है। हाँ, यही है। तो यानी कि चुनाव के अंदर ऐसा कोई कोई चीज़ विचित्र लगी नहीं। वो जो पीछे जो देखा था हुँ। तकरीबन 2 साल, वो वैसा ही था लोगों के बीच में। तो उसका लाभ भी मिला कि आपको लोगों के अंदर घुलने-मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अच्छा सर, जो गाज़ियाबाद का बीजेपी संगठन था, ये जो वहाँ के विधायक थे और वहाँ के जो राज्य मंत्री थे, जो कि यूपी सरकार में उस वक़्त मंत्री थे, उन लोगों से आपका तारतम्य बन क्यों नहीं पाया? आखिर रीज़न क्या था? क्यों आपका विरोध करते थे वो उस लोग? समय गाज़ियाबाद में कोई भी विधायक भाजपा का नहीं था। एक भी मैं विधायक नहीं उस था। वक़्त की बात नहीं कर रहा हूँ सर, नहीं, मैं नहीं उस 2017 के बाद नहीं, नहीं जब स मैं आगे आ योगी रहा जी की हूँ, सरकार बनी, मैं आगे आ रहा उस हूँ। वक़्त जो वहाँ के विधायक थे, जो राज्य मंत्री बने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर। देखिए, कुछ लोग तो वो थे जो कि अ, एक तरह से जिन्होंने एक तस्वीर पेंट की, हुँ। जिसके कारण राजनाथ सिंह जी को लगा कि हमको सीट बदलनी चाहिए। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि भई वो ही लड़ें। हुँ। तो 17 में वो आए, उनके लिए काम किया। अगर 14 से 17 तक काम नहीं हुआ होता, हुँ। तो लहर हो चाहे ना लहर हो, लोगों के बीच में कोई तो काम करेगा ना। जी। तो हमारा तो कोई विधायक नहीं था, तो विधायकों का काम भी किया, अपना काम भी किया। लोग बाग चुनकर आए और चीज़ें ठीक चली। उसके बाद शायद कुछ लोगों ने कोशिश की कि एक वो नारा दिया कि भारी ये, हुँ। और मैंने कई लोगों को कहा, भई ये भारी और अंदरूनी क्या होता है? जो आपके लिए काम करता है वो तो यहीं का हो गया ना, तो इसमें भारी का क्या है? भारी वो होगा जो आपके लिए काम नहीं करता। तो और हमारी तो एक शुरू से ये थी कि भई अगर आप आए हो तो आप जनता की सेवा के लिए आए हो, आप समाज की सेवा के लिए आए हो, और आपका काम है इस इलाके को और उज्ज्वल करना और अच्छा बनाना। 5 साल वो किया। 19 के अंदर भी यही चीज़ थी कि हाँ जी, भारी, 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 ये चलता रहा। वो शायद उसका उतना असर नहीं हुआ। पार्टी ने सोचा कि इनको अ, इन्होंने काम किया है, अगले 5 साल और काम किया जब और 2014 में आप सांसद बने, तो उस वक़्त कोई सांसद नहीं था, कोई विधायक नहीं विधायक था नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का गाज़ियाबाद में। जब 2017 में योगी जी की सरकार बनी, तो गाज़ियाबाद में आपके सांसद रहते हुए वहाँ की हर सीट पर, पाँचों विधानसभा पर भारतीय हमारे जनता पार्टी के विधायक आ गए। तो आपको लगता है कि जिनको आपने जिताया, जिनके लिए मेहनत की, वही आपके लिए भस्मासुर बन गए? यही राजनीति है। आज योगी जी ने भी कहा था रैली में कि भई अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी हैं वो भस्मासुर हैं एक-दूसरे के लिए। तो लेकिन आपकी पार्टी के विधायक ही आपके लिए भस्मासुर बन गए। ये वो जाने। मैंने तो आपको कहा, मेरा सिर्फ़ एक ही ध्येय था और मुझे खुशी होती है कि इस 10 साल के अंदर गाज़ियाबाद बदला। जी। इस 10 साल के अंदर गाज़ियाबाद की पहचान बदली। इस 10 साल के अंदर गाज़ियाबाद की उन्नति हुई। आज अ, जो ज़मीन के रेट हैं गाज़ियाबाद के अंदर, वो 2014 के अंदर नहीं थे। नहीं जनरल साहब, ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी गाज़ियाबाद में रहता हूँ और वहाँ की एक-एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। जनता आपको बहुत पसंद करती है, चाहे केंद्र सरकार से काम कराने की बात हो, यूपी सरकार से कराने की बात हो, आपने हर चीज़ को बहुत ही मजबूती के साथ कराया। लेकिन 2019 का चुनाव मुझे याद है, लोकसभा का। उस वक़्त भी बहुत कोशिशें हो रही थी कि गाज़ियाबाद से बहुत कोशिश हुई, जनरल का पत्ता कैसे भी करके कट जाए, और बहुत यहाँ तक कि कोशिश मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास उस वक़्त दिल्ली में बैठा हुआ था, हुँ, मुझे याद है अच्छी तरह से। यहाँ के सारे विधायक वहीं बैठे हुए थे। पता तो नहीं, मुझे सब पता है। आपके नाम पर बिल्कुल सहमति नहीं बन रही थी। हुँ, उसके बावजूद आपको दोबारा टिकट मिल गया। और उसके बावजूद काम किया। हाँ। ठीक है। तो ये देखिए, ऐसा है कि अ,
जो उन्होंने करना वो करें। हमारा काम था कि भई एक ज़िम्मेवारी है गाज़ियाबाद की और मेरा गाज़ियाबाद अच्छा बनना चाहिए। अभी जो है उस सीट को कि कि जातीय हुँ। जो वो थी वो बदल दी, तो किसी और को दे दिया। अब वो जनता ने देखना, पार्टी ने देखना। अच्छा जनरल साहब, जब आप सेना में थे, तो अपने दुश्मनों को चुटकियों में निपटा देते थे आप। आपको लगता है कि जो भी देश का दुश्मन है, उसको आप निपटाना आपके लिए बिल्कुल बहुत मामूली काम था। लेकिन राजनीतिक दुश्मनों को आप क्यों नहीं निपटा पाए? उसके लिए कुछ अ, वो क्वालिटीज़ आपको लानी पड़ेंगी, जो कि राजनीति के अंदर होनी चाहिए। हुँ। कैसे किसको आपस में लड़ा दो, कैसे किसको क्या कर दो, कैसे किसको किसी में फँसा दो। इतने लंबे उसके बाद जब आप सिर्फ़ इसी इच्छा से आए हो कि आपने समाज के लिए काम करना है और ये आपके व्यक्तित्व के अंदर बैठता नहीं है, तो आप कैसे गिर सकते हो? सर, जब एक प्रोफ़ेशनल राजनीति में आता है, तो उसका यही हाल होता है। देखिए, अगर एक आप उस हिसाब से चलते, तो आप शायद ये यकीन करते कि 17 के अंदर कोई ना जीते। हुँ, भई हमसे पहले तो कोई नहीं थे ना। हुँ, हमसे पहले सारे के सारे विधायक दूसरी पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। तो शायद हम भी ये कोशिश करते 17 के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी का ना जीते, दूसरा जीते किसी ताकि हम ही तरीके रहें से। यहाँ पे। हाँ, तो वो 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 गलत होता वो वो। राजनीति है, हुँ, ठीक है? उसमें आप अपने बारे में सोच रहे हैं। मैंने पार्टी के बारे में हुँ, सोचा कि पार्टी के आदमी को जीतना चाहिए। वही हमने 22 के अंदर भी वही सोचा। 22 के अंदर भी हम सबको जिता कर लाए। हमारी जब बैठकें होती थी मुझे याद है, एक बार धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुझसे कहा कि भई ऐसे होना है, ये वो है। मैंने कहा फ़िक्र मत करिए। मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन देता हूँ कि हम सबको जिता कर लाएँगे। बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने पार्टी के अंदर लोगों को कहा कि 1-2 लोग ऐसे मिले मुझे, जो ये कहते थे कि हमको ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, हम जानते हैं क्या करना है और हम जिता कर लाएँगे। ये फ़र्क है जब आप एक प्रोफ़ेशनल के तौर पर आते हो, आप चीज़ों को दूसरे तरीके से देखते हो। आप उसके अंदर अ, अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते हो, आप समाज और संगठन के फ़ायदे की बात सोचते हो। बाकी लोग सोचते हों चाहे नहीं सोचते हों, उससे क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। लेकिन भई सर आपने सारे काम किए, अच्छी सोच आपने रखी। लेकिन अब जब 2024 में आपको निपटा दिया गया राजनीति से, साफ तौर पर मैं कह रहा हूँ आपका टिकट काट दिया गया, तो लोग कह रहे हैं कि आपकी एरोगेंसी, आपकी प्रॉक्सिमिटी की वजह से जो आपका केंद्रीय नेतृत्व था, आपने अपनी पार्टी का जो ट्रस्ट है वो लूज़ कर दिया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें वो बोलते हैं जिनके हाँ, पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है। एरोगेंसी क्या होती है? एरोगेंसी होती तो शायद मैं जनरल की तरह 2014 से काम करता ना आए, आने की ज़रूरत नहीं है इधर। नहीं है ऐसा। मैं जितना लोगों को अवेलेबल रहा या जितना लोगों के बीच में गया, उतना एक प्योर खालिस राजनीति करने वाला नहीं गया टिकट होगा। कटने का क्या कारण मानते हैं अपना आप? देखिए, इस पार्टी की सोच है। हम मुझे तो इसमें कोई वो है नहीं। अ, मुझे बोला गया कि जी अ, हमने ये चेंज कर दिया। ठीक है, चेंज कर दिया। खत्म हो गई बात। सर जनरल एक परसेप्शन था, हुँ। चाहे गाज़ियाबाद की बात करें या हम पूरे देश की बात करें। जब रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात हुई, तो जनरल वीके सिंह वहाँ पर खड़े दिखाई दिए। विदेशों में भारतीयों पर कोई संकट आया, तब जनरल वीके सिंह दिखाई दिए। लोकल काम करने की बात हो, तब जनरल वीके सिंह दिखाई दिए। लेकिन आखिर जनरल से ऐसी कौन-सी खता हो गई थी कि भई आप उसको राजनीतिक खता संन्यास होती दिला तो शायद देंगे? रिज़ल्ट दूसरा होता। खता नहीं थी। ये एक ये पॉलिटिक्स थी। मुझे पता है कि किसने क्या किया, क्या नहीं किया। ठीक है? और नीचे से लेके ऊपर तक सब पता है। लेकिन कोई ठीक है, भई क्या यही एक चीज़ है जिसके कारण कि आपको आपको आगे कुछ नहीं कुछ करना है? बहुत कुछ है करने के लिए, अच्छा बहुत सर, कुछ है मुझे करने के लिए। याद है उस वक़्त कई मीडिया में खबरें भी आ रही थी, हमारे भी सोर्सेस हैं भारतीय हुँ, जनता पार्टी में,
कहा जा रहा था कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री साहब को लेकर बात की थी। और यहाँ तक कि ये भी खबर थी कि भई योगी जी ने तो केवल एक ही व्यक्ति के लिए सिफ़ारिश की है कि वीके सिंह का टिकट गाज़ियाबाद से ही होना चाहिए। कितना कितनी सही है खबर ये? पता नहीं। देखिए, योगी जी पूरे प्रदेश की बात करेंगे, हाँ, मुख्यमंत्री हैं और वो टिकट कटने के बाद योगी जी से आपकी बात हुई थी? नहीं, नहीं बात हुई मेरी। क्या मैं बोले? नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे, पार्टी का फैसला था, क्या हाँ, किया जाए? मोदी जी से बात हुई आपको आपकी मोदी इस जी से विषय को बात हुई लेकर? लेकिन मेरे अ, ख्याल से उस विषम परिस्थिति में आप प्रधानमंत्री से मिलने भी गए थे। मोदी जी से बात हुई बाद में। और देखिए, मेरे एक नेचर है, मैं कभी अपने बारे में बात नहीं करता हाँ, कि जी आपने टिकट दिया, क्यों नहीं दिया? ये वो नकारात्मक है। हुँ, मैं आगे देखता हूँ। मैं उनके पास गया था, किसी काम से गया था, उनके वो काम किया और आगे बढ़ गए। तो ज़िंदगी के अंदर एक ही जगह टिके नहीं रहना है। यानी फिर भी टिकट कटने के बाद कुछ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा आपसे कि भई नहीं, आपका कुछ टिकट नहीं क्यों कहा, काटा जा रहा है? कुछ नहीं कहा, जैसे प्रधानमंत्री जी की आदत है आँख में आँख डालकर बात करते हैं, कुछ तो नहीं, उस दौरान भी बिल्कुल वैसी ही सामान्य कुछ बातचीत नहीं। की? ना मैंने पूछा, ना उन्होंने कहा हुँ। और मैं पूछूँगा भी नहीं। अभी मुझे किसी ने खबर बताई कि आप प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने कुछ सवाल आपसे किया था कि और क्या कर रहे हैं आजकल? वो वो तो एक जिसको कहना चाहिए जानकारी की वो जी। बात है, ठीक है? मैंने उनको कहा आजकल घर शिफ्ट कर रहा हूँ। नहीं, आपने कुछ और कहा था कि आजकल सामान पैक कर रहा हूँ और कुछ बक्से मैंने खोले नहीं हैं अभी। हाँ, तो वो असल में रिटायरमेंट के बाद एकदम से उस टाइम सब कुछ सामान बँधा हुआ था, जी। रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद इधर आ गए, हुँ, तो बहुत से ऐसे बक्से जो कि खुले ही नहीं थे। वो खोल के उनको ठीक करके जो इतने 11 साल से जो सामान बंद था, उसमें जो कुछ खराब हो गया तो वो भी निकाल के फेंकना था। जी। तो उसमें टाइम लगता। तो क्या माना जाए कि जनरल वीके सिंह जो कि अब पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनका राजनीतिक पैकअप हो चुका है? ऐसा कुछ नहीं। राजनीति के अंदर ना बैकअप होता है, ना कुछ और होता है। देखते हैं क्या आगे कुछ है। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए और उनको कैसे किया जाएगा, आराम के साथ उनको करेंगे। सर, देश में मोदी जी की सरकार दोबारा से आई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो लॉस हुआ, उस लॉस का ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? हालाँकि सबको पता है कि एक फेक नैरेटिव बनाया संविधान का, कास्ट को आपस में लड़ाया विपक्ष ने, उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ अखिलेश और राहुल का। लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या चूक आप मानते हैं? क्या गलत देखिए टिकट वितरण? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। देखिए किसी भी इलेक्शन के अंदर कई चीज़ें होती हैं। एक अगर आप ज़मीन का सही अंदाज़ा नहीं लगाएँगे, हुँ, तो आपको सही खबर नहीं मिलेगी। हुँ, एक वो पुरानी कहानी है ना कि राजा निर्वस्त्र था उनका, राजा साहब ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, हुँ, ठीक है? जी, तो राजा साहब को तो उस बात को मान गए। हुँ, आपको जब तक ज़मीन नहीं आपको पता है, तो यही हालत होती है। आप सोचते हैं ये कैंडिडेट यहाँ से जीत जाएगा, शायद ये समीकरण ठीक है, हुँ, शायद वो समीकरण ठीक नहीं था और उसके पीछे जो लोग आपको गलत वो सलाह दे रहे हैं, वो दोषी हैं। दूसरी चीज़ है कि किसी भी इलेक्शन के अंदर आपको एक कदम आगे रहने की आवश्यकता है। जब आप रिएक्ट करने लगते हैं, तब तक नैरेटिव बदल जाता है। मेरा अपना मानना है और ये मेरा निजी जी, विश्लेषण है। भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया और मीडिया का जो कार्य था, जो 2013 और 14 में था, हुँ, आज हम उस स्थिति में नहीं हैं। आज कांग्रेस का सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर कैसे चीज़ें प्लांट की जाती हैं, हमसे आगे है और इसलिए आप देखिएगा कि हम रिएक्टिव मोड के अंदर हैं। तो आप इस बात को मानते हैं कि नहीं 2013 लोगों में को मोटिवेट करने के लिए 400 पार का नारा बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन अगर उस मोटिवेशन की जगह
अगर कार्यकर्ता ये अरे 400 तो पार हो ही जाएँगे, मुझे क्या करना है? 400 की जगह 380 आ जाएँगे, हाँ, तो वो गड़बड़ है। और उसकी ज़िम्मेवारी किसकी थी? नेतृत्व की नहीं थी, संगठन की। संगठन और किस तरीके से उनके बाकी लोग चले, हुँ, उनकी ज़िम्मेवारी थी कि भई इसको कैसे बरकरार रखना आपने। अगर कांग्रेस का सोशल मीडिया चला सकता है और ये उन्होंने पहले ही चला दिया था। सोशल मीडिया में चल रहा था, नीचे-नीचे यूट्यूब्स के ऊपर चल रहा था। देखो 400 पार का मतलब है संविधान। संविधान बदलेगा, इतनी-इतनी मेजॉरिटी किस लिए चाहिए? हुँ। संविधान बदलेगा और उसमें आपका आरक्षण जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। अच्छा सर, मुझे हम कहाँ थे? एक चीज़ सर मुझे समझाइए आप। हुँ, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का ये मीडिया मैनेजमेंट चल गया, नैरेटिव चल गया, लेकिन बाकी प्रदेश में क्यों नहीं चल पाया? किस प्रदेश में? सब जगह चला। मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश के राजस्थान अंदर में। मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी को इस चीज़ का श्रेय जाता है कि उन्होंने जो लाडली बहन योजना चलाई, उनके जो इलेक्शन हुए विधानसभा के, थोड़े पहले ही थे। वो जो मोमेंटम जो था, वो चलता आया और वो मोमेंटम आपको फ़ायदा देकर गया। राजस्थान के अंदर रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं, हुँ। सरकार ज़रूर बनी, आपकी ज़्यादा सीट आती, फ़र्क पड़ा। आप और फ़र्क किस लिए पड़ा कि शायद आपने जो प्रत्याशी खड़े किए, शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच-विचार नहीं। उत्तर प्रदेश का भी वही था। सर, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा सीट को देख रहा था उस वक़्त कि 3 राउंड में प्रधानमंत्री जी पीछे थे और इतनी कम वोटों से इस बार वो जीते। तो यानी कि इसका मेरा भी श्रेय। मेरा मेरा अपना मानना है और ये मेरी अपनी निजी निजी विश्लेषण है और निजी उसके अगर वहाँ पर मुख्यमंत्री जी हुँ, 2-3 दिन नहीं बैठते जाकर, हुँ। तो शायद रिज़ल्ट के अंदर गड़बड़ी होती। वाराणसी में। और ये और वहाँ पे अगर आप देखोगे कि पार्टी ने कितने लोग डिटेल किए थे, कितने थे, क्या था, तो कहीं न कहीं गड़बड़ है। और वहाँ जितना तो सर काम ही नहीं हुआ, करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनारस में उतना प्रधानमंत्री काम जी तो ने और कहीं हुआ ही नहीं भई। तस्वीर बदल कर रख दी पूरे बनारस की। आज बनारस वर्ल्ड क्लास सिटी है। हाँ। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी 3 राउंड में पीछे रहते हैं हाँ, और तो इसका इत इसका कम वोटों तो से जीतते हैं। ये सोचना पड़ेगा ना, संगठन को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ? तो आपको लगता है कि योगी जी को अंदाज़ा हो गया था कि बनारस में जो नहीं, धरती है वो खिसक रही योगी है? जी भई मुख्यमंत्री हैं, कुछ तो उनको था। हुँ, 2-3 दिन वहाँ पर बैठे वो, हुँ। बहुत कुछ उन्होंने किया और जीत हासिल हुई। सर, जैसा कि आपने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि वो बहुत दूरदर्शी हैं, सबको दिखता भी है उनके फैसलों से। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में उनकी दूरदर्शिता काम नहीं कर रही थी? क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर जो ज़मीन है, पता नहीं, वो देखिए खोखली हो गई है? ये जब एक जनरल को दिख रहा था, तो क्या प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा था? ये सवाल हम अपने आप से तो पूछ सकते हैं, जी। पर मुझे पता नहीं कि वो क्या सोच रहे थे और जितनी मेहनत मोदी जी ने इस चुनाव के अंदर की है, शायद इससे पहले नहीं की उन्होंने। आपने देखा हुँ। होगा। रोज़ कहीं न कहीं लगातार। सर देखो, मोदी जी को अगर वैसे भी देखो तो वो 365 दिन राजनीति में रहते हैं। विपक्षी पार्टियों के लिए राजनीतिक एक तरह से पिकनिक की तरह है, लेकिन बीजेपी के लिए तो ये 100% फुल टाइम बिज़नेस है। और ख़ासकर मोदी जी। यानी कि उनका मैं ये कहूँगा कि एनर्जी लेवल जो है वो अ, 20 साल के युवक जैसा है। अच्छा सर, आपने 2-3 सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतना खुलकर बोलेंगे इन विषय को लेकर। एक सवाल मेरा आपसे और है। एक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक टसल की खबर चलती है। खबर एक सवाल खुलकर पूछूँगा कि जो दिल्ली का नेतृत्व है, ख़ास तौर पर नंबर 1 यानी कि प्रधानमंत्री, नंबर 2 यानी कि अमित शाह, वो योगी जी को पसंद नहीं करते। कितनी सच्चाई है इस खबर में? पता नहीं। आपने इस सुना तो होगा ये नैरेटिव? नहीं, नहीं देखिए अलग-अलग बातें चलती रहती हैं हुँ, और मैं ऐसी चीज़ों को ज़्यादा अ, तूल नहीं देता। मेरा अपना मानना है कि पार्टी एक है, पार्टी को अगर
जीतना है तो ऐसी चीज़ हो नहीं सकती, और पार्टी को अगर आगे बढ़ना है हुँ। और अपनी जीत बरकरार रखनी है ताकि हम विकसित भारत बन सकें, ठीक है? तो ऐसी चीज़ के लिए जगह नहीं है। लेकिन सर अगर फेक नैरेटिव विपक्ष बना रहा है, केजरीवाल को बनाएगा, मैंने सुना, भई ये कहानी तो मैंने बनाएँगे ना। अखिलेश यादव को सुना कि भई बाबा को यूपी में लोग पसंद नहीं करते। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अब बाबा की आप पहली पसंद थे इसलिए आपका टिकट काट दिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि विपक्ष सब तरह के हथकंडे अपनाएगा, सब तरह के बीज बोने की कोशिश करेगा। एक अच्छे संगठन के नाते हमारा काम है कि हम ये देख लें कि वो क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, जब भी विपक्ष कोई बात बोलता है, तो हमेशा खंडन आता है पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से भी, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी। लेकिन जब इस तरह की बयानबाजी उत्तर प्रदेश में विपक्ष कर रहा था, तो ऊपर से खंडन क्यों नहीं आया? क्यों भारतीय होना जनता चाहिए पार्टी था। नहीं, हमलावर नहीं हुई? तभी मैंने आपको बताया ना कि जो हमारा मीडिया मैनेजमेंट हुँ, था, हुँ। सोशल मीडिया का और दूसरा 13-14 में कहीं न कहीं उसके अंदर कमी आई है। आपको लगता है चाहे इस वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हो, चाहे उसके अंदर रोज़ क्योंकि हम उसी चीज़ के अंदर लगे हुए हैं, शायद उसके अंदर कुछ होता है कई बार, जब आप एक ही चीज़ को सब कुछ ठीक है, एक वो आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो हो, तो मैं कह नहीं सकता। आपको लगता नहीं कि इसका भी नुकसान हुआ? जब आम जनता में गली-चौराहे पे हम लोग जाते थे, तो लोग पूछते थे कि क्या योगी जी को मोदी जी हटा देंगे? इसका भी नुकसान उत्तर प्रदेश के चुनावों में गया? हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का काम योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश अ, अलग-अलग प्रदेशों की रैंकिंग के अंदर ऊपर आया है, हुँ। जिस तरीके से जीडीपी बढ़ती जा रही है, तो अगर ऐसी चीज़ चलेगी, तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा। आपसे भी लोग बाग पूछते होंगे सर, ऐसा नहीं है कि जो लोग जैसे मिलते आप होंगे। पूछ रहे हो वैसे पूछते हैं उनको, मैं वही जवाब देता हूँ जो आपको दिया। किस तरह का रिएक्शन था लोगों में इस बात को लेकर? दे देखिए रिएक्शन तो ये है कि अ, विपक्ष हताश है उत्तर प्रदेश की तरफ से कि एक साधु भी इतना अच्छा काम कर सकता है। हुँ। जिस तरीके से योगी जी ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश की जो एनकाउंटर पॉलिसी, हालाँकि एनकाउंटर कोई पॉलिसी नहीं होती, वो तो मीडिया का एक दिया हुआ वर्ड है पॉलिसी। इसके अलावा बुलडोज़र एक पॉलिसी है, उसको तो आप पॉलिसी का नाम कोई ज़रूर देंगे। पॉलिसी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। आपको लगता नहीं कि जिस तरह से बुलडोज़र के डर की वजह से अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग रहे थे, तुरंत वो पेश हो जाते थे, इतना डर एनकाउंटर का भी नहीं था। क्योंकि एनकाउंटर तो सिर्फ़ जान लेता था या उनको लंगड़ा कर देता था। बुलडोज़र जो काली कमाई थी अपराधियों की, उस पर प्रहार करता था, इकोनॉमिक चोट पहुँचाता था। तो अगर बुलडोज़र पर रोक लगेगी, तो क्या अपराधियों में दोबारा से डर नहीं खत्म हो जाएगा? देखिए, कानून सिर्फ़ बनाने से नहीं चलता है। हुँ, कानून को चलाने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए और कानून से अपराधी को डर लगना चाहिए। जी। जब तक वो डर नहीं होगा तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। अ, सिर्फ़ यही है कि हाँ जी, कानून है, आप ये देखो किताब के अंदर ये धारा लगा देंगे। उनको बोलता है कुछ नहीं है, क्या है इस धारा के अंदर? मैं मैं और अच्छा वकील ले आऊँगा, वो इसमें से 100 टेक्निकल चीज़ निकाल देगा, हुँ। बात खत्म हो गई। तो कहीं न कहीं कानून का डर होना चाहिए, तब जाकर व्यवस्था अच्छी बनती है। सर अंत में 2-3 सवाल आपसे और पूछूँगा। अब कुछ सवाल पूछता हूँ मैं एयरफ़ोर्स से रिलेटेड। सर एयरफ़ोर्स में जो स्क्वाड्रन होते हैं, उनकी संख्या मेरे ख़्याल से जो मैंने पढ़ा है 42 होती है, लेकिन धीरे-धीरे वो घटती जा रही है। एक स्क्वाड्रन में 18 प्लेन हो सर उसमें होते हैं, तो इसकी क्या वजह है सर? क्यों संख्या घटती जा रही है? 32 हो चुकी है सर अब। देखिए ऐसा है कि अ, एक सतत प्रक्रिया है, जी, जिसके अंदर अपग्रेडेशन, नई चीज़ को इंडक्ट करना और टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। जी, हम हमें बहुत समय लगा कि हमारे मिग्स की क्या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, जी। दूसरी क्या रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। हम एक ही देश के ऊपर डिपेंडेंट है तो थोड़ा ये इसको ब्रॉड बेस करना चाहिए। तो हम दूसरे देशों की तरफ गए, उनसे भी हमने हवाई जहाज़ लिए। हमारी समस्या शुरू से ये रही है कि हम कभी अपना इंजन नहीं बना पाए। हुँ। हाँ सर, वही प्रॉब्लम तेजस को लेकर चल रही है। तेजस के इंजन अ, को लेकर हम लोग अमेरिका पे डिपेंड थे आप और 60s की बात करिए,
HF-24 मारुत बना था। डेल्टा विंग डिज़ाइन था उसका, जी। फ्रेंच डिज़ाइनर था। प्लेन बहुत अच्छा था। हम इंजन ढूँढते-ढूँढते यूएसए के पास भी गए। हुँ, उनके लोगों ने देखा, उनके लोगों को एक चीज़ समझ में आई कि ये अगर प्लेन सक्सेसफुल हो गया, हुँ, तो हम जो प्लेन लोगों को बेच रहे हैं, वो बिकने बंद हो जाएँगे। उन्होंने हमको ओवर पावर्ड इंजन दिया। हमारे 3-4 प्लेन क्रैश हुए, 3-4 पायलट मरे, काफ़ी समस्याएँ आई। अल्टीमेटली हमने वो गिव अप कर दिया। हमने प्रोग्राम ही बंद कर दिया। HF-24 तिरपाल में ढक हुँ, के उसको रख दिया हमने। लोग बाग उसके बारे में पूछते थे, हम कोई उनको जवाब नहीं देते। फ्रेंच टीम आई एक बार, भई हम देखना चाहते हैं क्योंकि ये फ्रेंच डिज़ाइन है। उन्होंने उसको देखा, पूरी उसकी फ़ोटोग्राफ़ी की, पूरा उसको अच्छी चारों तरफ से देख के अ, चले गए और उन्होंने उसको लेकर मिराज बनाने शुरू किए। मिराज का डिज़ाइन वही है जो हमारा हुँ, हमारा डिज़ाइन था। उसके बाद उसमें अपग्रेडेशन चलते जाते हैं। सक्सेसफुल हुए, मिराज बड़ा सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट बना, उसके कई वेरिएंट्स आए। हमें इंजन की समस्या रही, हुँ। तेजस के अंदर भी हमको वही दिक्कत आई। तो जब तक हमारा ये क्षमता नहीं बढ़ती है, हम इसके अंदर पूरी आत्मनिर्भरता नहीं अपना सकते। सर तेजस को लेकर प्रधानमंत्री जी ने बाइडेन से भी बात की थी। जीई जो था उसमें भी डील हुई थी कि भई हम तेजस के लिए हर साल मेरे ख्याल से 22 इंजन देने की बात हुई थी। पिछले साल 8 इंजन आने थे, इस साल 12 आने थे लेकिन कोई भी इंजन नहीं आ पाया। तो क्या सर अमेरिका भारत को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहता या उसको कमज़ोर करना चाहता है? कोई भी देश दूसरे देश को तरक्की करने नहीं देना चाहता। अब आप भारत की क्यों बात करते हो? ठीक है। देखिए, कोई नहीं चाहता कि आप ताकतवर बनो, आप प्रभावी बनो, आप कि लोग बाग ज़्यादा सुनें, कोई नहीं चाहता। हुँ, ये आम ज़िंदगी में भी होता है, ठीक है? आपका नेबर भी सोचता है, अच्छा इनको इनको नहीं आगे बढ़ने देना, ठीक है? कोई ना कोई रोड़ा अटकाना है। तो वो सब जगह होता है। एक एक व्यावहारिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। जब जी। तक हम खुद अपना इंजन नहीं बनाएँगे, ये दिक्कत रहेगी हमारी। और उसके बाद क्या होता है, अब आपने देखा होगा राफ़ेल के लिए कितना लंबा वो चला, बहुत लंबा चला। अलग-अलग जहाज़ों से हमने चेक किए, अलग-अलग ऑफ़र आईं, कुछ छोड़ दी गई, अल्टीमेटली हमने राफ़ेल लिया। अच्छा जहाज़ है। कितने लिए, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, बाकी रिक्वायरमेंट हम कैसे पूरा करेंगे। एक हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए रूस के साथ समझौता है कि जॉइंटली हम बैठकर करेंगे। क्या हमारी टीम उनके साथ बैठी कि नहीं बैठी? क्या हमारे लोग गए कि नहीं गए? तो इसके अंदर भी सिस्टम को ऐसा लाना पड़ेगा कि प्रतिस्पर्धा बढ़े। अभी आपके पास एचएएल है, उसकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जो बनाएँगे हो जाएगा, उसको मेंटेन कर देंगे। लेकिन आगे बढ़ने के लिए जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी। सर स्पुतनिक की एक खबर है, स्पुतनिक के बारे में आप जानते होंगे, रशियन एक मीडिया एजेंसी है। उसका कहना है कि जो अमेरिका ने बांग्लादेश में किया, जो पाकिस्तान में किया, वही वो हिंदुस्तान में करना चाहती है। जो अमेरिका के राजनयिक हैं, वो हैदराबाद जाते हैं, इसके अलावा वो नहीं बैंगलोर वो जाते हैं, चीज़ें दिखती हैं। जम्मू कश्मीर जाते हैं और वहाँ वो ऐसी एजेंसीज़ से मिलते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं और जिनको सीआईए फंड करती है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका भारत की सरकार को अस्थिर करना चाहता है? कोई भी देश जो सबसे ऊँचे पायदान पर बैठा है, जी। वो नहीं चाहेगा कि सीढ़ी पे कोई दूसरा आए। और अगर भारत की आर्थिक प्रगति अच्छी हो रही है, भारत एक विकसित भारत का सपना देखता है, तो वो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं सुनते हैं। हुँ, वो कहते हैं ये अगर आ जाएँगे तो फिर हमको दिक्कत होगी। तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। आपकी और आज पूरा का पूरा जुड़ा हुआ विश्व है। ग्लोबल कनेक्टिविटी है, सप्लाई चेन्स ग्लोबल हैं। जी। तो आप कहीं न कहीं उसके ऊपर असर डाल सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो मुझे
पूरा यकीन है कि हमारे सिक्योरिटी महकमे जो हैं, अ, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हों, हमारा विदेश विभाग हो, इस चीज़ के प्रति सजग होंगे कि हो क्या रहा है। सर, चाइना ने आयरलैंड के पास एक बहुत बड़ा बेस बनाया है समुद्री मार्ग पर। इसके अलावा उसने कई अपने नोबल एसेट्स उसने बनाए हैं। अगर मैं चाइना की बात करूँ तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन उसको माना जाता है, या आपके पास भी इस तरह की जानकारी होगी। सर, पहले चाइना से जो समस्या थी वो ज़मीनी मार्ग पर थी, लैंड पर मार्ग थी। जो हमारी आर्मी है, उसकी भी तैयारियाँ, उसको भी ट्रेंड किया गया कि जो लैंड पर समस्या है, लेकिन जो समस्या अब समुद्री मार्ग पर आ रही है, वो कितनी बड़ी समस्या है और उससे निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है? भारत का पतन हमेशा तब हुआ है जब समुद्री मार्ग से हमला हुआ है। जी, इतिहास उठा के देख लीजिए। हमारी 7,500 अ, कुछ किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और इसीलिए जो मैरीटाइम एनवायरनमेंट है, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकें, वो तो एक सोच-विचार काफ़ी होता है। अब बहुत तरीके के जहाज़ जो हैं हमारे यहाँ बन रहे हैं हुँ। और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी काफ़ी आए हुए हैं। मेरा मानना है कि ऐसे काम के लिए नेवी का विस्तार ज़रूरी है और एक चीज़ समझिए, सेनाओं के विस्तार के अंदर साज़ो-सामान बहुत महँगा होता है। एक हवाई जहाज़ की आप कीमत ले लीजिए, एक अ, जो शिप है उसकी कीमत आप ले लीजिए, बहुत कीमत लगती है। इसको कैसे और अच्छा बनाया जाए, अ, कैसे इसको इसको सेल्फ सस्टेनिंग हम बना सकें, इसके ऊपर सोच-विचार की आवश्यकता है। तब जाकर हम मैच कर सकेंगे। सर, जिस तरह से चाइना समुद्री मार्ग पर काम कर रहा है, बे ऑफ बंगाल के बारे में भी आप जानते होंगे अच्छी तरह से सर। तो भारत की रणनीति क्या है? क्या हम लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं? देखिए, अभी मैं ज़्यादा अ, सेनाओं के साथ अच्छा, ताल्लुक नहीं है, पिछले जब से रिटायर हुआ हूँ। लेकिन मेरा अपना मानना है कि देश इन सब समस्याओं के प्रति सजग है। किसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोच-विचार होता है और उसको कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर भी सोच-विचार होता है हुँ। और उसमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्षमता बढ़ाई जाती है। सर, आपसे एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने साजो-सामान की बात की, आपने खर्चे की बात की, कि खर्चा बहुत होता है। क्या देश की मोदी सरकार भी सेना के ऊपर जो खर्च हो रहा है उसके बारे में कर रही है, सोचती-विचारती अब है? अब की बार का आपने बजट देखा होगा, हाँ, सबसे ज़्यादा पैसे डिफेंस बजट में हैं और देखिए एक चीज़ समझिए, किसी भी देश में, दुनिया के, 1/3 जो उनको साज़ो-सामान होता है, लेटेस्ट होता है। 1/3 ऐसा होता है जो कि ऑब्सोलीट हो गया, उसको निकाल के फेंक, और बाकी बचा हुआ जो है, वो होता है जो कि चल रहा है और आप कोशिश ये करते हैं कि ये 1/3 जो चला गया, उसी के नया आए, ताकि आपका 2/3 जो है बिल्कुल लेटेस्ट हो जाए। जब तक वो लेटेस्ट होता है, तब तक कुछ पुराना हो जाता है। जी। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। सर, ये साइबर अटैक की एक नई समस्या विश्व को झेलनी पड़ रही है। अभी आपने विदेशी में सुना होगा, एक साइबर अटैक हो गया। भारत किस तरह से तैयार है साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए? 5,000 कमांडोज़ की भी बात की गई थी। कितना उसका असर हुआ? अगर हम साइबर अटैक की बात करें तो एम्स की जो फाइलें हैं वो तक हैक हो जाती हैं। तो क्या लगता है इस नए खतरे से नहीं, जैसे नया भारत कैसे साइबर निपटेगा? देखिए हमारी दिक्कत क्या है, हम हमेशा यही सोचते हैं सरकार ही सब कुछ करेगी। हाँ, आपकी और मेरी भी ज़िम्मेवारी है कि हम उसके अंदर कैसे सहायक बनें। हर संस्थान की ज़िम्मेवारी है, इंस्ट्रक्शंस हैं, नहीं लोग बाग उसको उसके ऊपर चलते हैं। हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, हमारे अलग-अलग महकमे जो हैं, इसके लिए जो बने हुए हैं, निर्देश देते रहते हैं समय-समय पर, फिर भी नहीं मानते। ये छोटी-सी चीज़ है, कॉल आती है, लोग बाग कॉल उठा लेते हैं, वो उसको मीठी-मीठी बात करता है और उसके बाद अपने बैंक अकाउंट दे देते हैं हुँ। उसको। जब खाली हो जाता है फिर कहते हैं मेरे का हैक हो गया। किसकी ज़िम्मेवारी है?
हमारी खुद की ज़िम्मेवारी कुछ है ना। ज़िम्मेदारी है। तो आप सजग नहीं हैं, तो ये होगा। और साइबर सिस्टम्स के अंदर आपको ज़्यादा सजगता की आवश्यकता है। सब कुछ ब टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो जाती है। आज जो करंट है वो खत्म हो गया। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं, जिससे कि साइबर थ्रेट को कंट्रोल किया जा सके। जो जो एग्ज़ाम्पल आपने दिया, उसका दर्जा काफ़ी ऊपर है। और मुझे लगता है कि सब लोग जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो उसके बारे में सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। डेडिकेशन की आवश्यकता है। ऐसे लोग चाहिए जो कि इसको ब्यूरोक्रेटिक तरीके से ना सोचें। टेक्नोलॉजी को ब्यूरोक्रेटिक तरीके से अगर सोचने लगेंगे तो गड़बड़ होगी। इसके अंदर खुलापन चाहिए, इसके अंदर सोचने की आज़ादी चाहिए, इसके अंदर काम करने की स्वतंत्रता चाहिए। जनरल साहब, अंत में आपसे 2 सवाल मैं पूछूँगा, एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ। तो सवाल मेरा ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ठाकुर आंदोलन ने कितना बीजेपी को डेंट किया? इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की बात चल रही है, उससे कितना सहमत हैं? कितना भाजपा को नुकसान होगा, कितना फ़ायदा? देखिए, आंदोलन ने कितना किया, नहीं किया, वो तो पार्टी उसका फैसला करेगी। अ, क्या उसका असर हुआ, क्या नहीं असर हुआ। जहाँ तक पश्चिमी किस उत्तर तरीके से प्रदेश। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग प्रदेश बने, वो शायद हित में नहीं है। सिर्फ़ आप एक समुदाय को लेकर कहें जी वो नहीं है। हुँ। उसकी अगर आप उसका यथार्थ के अंदर अगर आप देखें, तो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह ऐसा फैसला होगा। जनरल साहब, मेरे शो में आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेबाकी तरीके से अपनी बात रखी। आपने हमारे दर्शकों को ये भी बताया कि जब आप जनरल थे, कैसे आपने संग्राम को लेकर चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री जी को वो चिट्ठी लीक हुई। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक ज़मीन थी, कितनी खोखली थी, उसको बहुत बड़े दूरदर्शी नेता भी नहीं समझ पाए, या समझ पाए तो कुछ कर नहीं पाए। कैसे योगी जी ने प्रधानमंत्री की सीट को बचाया, वहाँ कैंप करके। और ये जो आपने जवाब दिए, बहुत ही खुलकर जवाब दिए। आमतौर पर राजनीति में इस तरह के जवाब कोई नहीं देता। और सबसे बड़ी बात आपने ये कही कि भई मेरा राजनीतिक पैकअप अभी तक नहीं हुआ है, मेरा राजनीतिक वनवास नहीं हुआ है। फिर जनरल लौटेंगे राजनीति के मैदान में, और मुझे लगता है कि जो राजनीति के मठाधीश हैं, जो जनरल से बैर रखते हैं, एक बार फिर से उनको जन उनका सामना जनरल से राजनीति में ज़रूर होगा। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे इस शो को देखने के लिए, और दर्शकों, आपसे मैं अपील करता हूँ कि आपको ये शो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा।